Today we will discuss about the case presentation on the diabetic retinopathy. तो देखो डायबिटिक रेटिनोपैथी पढ़ने से पहले जैसे हमने सीआरवीओ में देखा था कि कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपको जानने जरूरी हैं पूरे केस को समझने के लिए। ठीक है, प्रायर टू द केस प्रेजेंटेशन वी विल डिस्कस मोर अबाउट द some basic concept of this diabetic retinopathy, then we will start proper the case discussion of this diabetic retinopathy। तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब ये बेसिक कंसेप्ट बताऊंगी। प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, देन वी विल डिस्कस प्रॉपरली द केस प्रेजेंटेशन और विल डू द केस डिस्कशन आफ्टर दैट। तो देखो यहाँ पे अब बेसिक कंसेप्ट में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं विच टोटली डिपेंड, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं विच इज टोटली डिपेंड्स ऑन द this diabetic retinopathy which totally causes the act as a risk factor for the diabetic retinopathy। ठीक है, अब देखो इससे पहले बेसिक कंसेप्ट से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर मैं कोई भी पेशेंट के बारे में आपसे अगर एक ये वर्ड बोलता हूँ व्हाट इज डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के नाम से आपके दिमाग में क्या पिक्चर इमेज, क्या इमेज आती है, क्या पिक्चर आती है? कैन एनीबॉडी टेल? अगर मैं डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलता हूँ तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर आती है? विच पिक्चर यू हैव सीन, यू हैव इमेजिन एक्चुअली if the diabetic retinopathy I have told you the case of diabetic retinopathy, which picture comes in your mind? तो ये बता सकता है? वेरी गुड। हमेशा क्या होता है, पेशेंट जब भी बात करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी की तो हमारे जो भी साइंस है डायबिटिक रेटिनोपैथी के वो हमारे दिमाग में आते हैं। तो पहले हम साइंस देख लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो हमारे दिमाग में इमेजिनेशन बनता है दैट इज द माइक्रो एन्यूरिज्म। ठीक है, उसके बाद हमारे दिमाग में आता है डॉट ब्लॉट हेमरेज, डॉट ब्लॉट हेमरेज। ठीक है, उसके बाद फिल्म शेप्ड हेमरेज हमारे दिमाग में आता है। उसके बाद एक्सुडेट्स आता है, एक्सुडेट्स, और इसी एक्सुडेट्स में हमारा क्या आता है, सॉफ्ट एक्सुडेट भी आते हैं, और इसी में ही क्या आता है, हार्ड एक्सुडेट्स भी। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो सबको पता है, लेकिन इसका लेवल ये वाइवा मैंने ये बताया था आप लोगों को, जैसे जैसे मैं केस डिस्कशन करूंगा वैसे वैसे आपको वाइवा के भी क्वेश्चन बताऊंगा, केस वाइवा के भी, टेबल वाइवा के भी, और ऑस्की के भी क्वेश्चन धीरे धीरे डिस्कस करते चले जाएंगे ताकि एट लास्ट हमको ओवरऑल प्रिपरेशन हो जाए प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, ओवरऑल प्रिपरेशन हो जाए प्रैक्टिकल के लिए। तो अब देखो यहाँ पे आपसे वाइवा में ये पूछा जाता है व्हाट इज द लेवल ऑफ माइक्रो, व्हाट इज द लेवल ऑफ माइक्रो एन्यूरिज्म इन द रेटिना। इस पैथोलॉजी का, इस माइक्रो एन्यूरिज्म का लेवल क्या होता है रेटिना? कोई बता सकता है किस लेयर में प्रेजेंट होता है माइक्रो एन्यूरिज्म? सुपरफिशियल लेयर। सुपरफिशियल लेयर, वेरी गुड, सुपरफिशियल लेयर में प्रेजेंट होता है। सुपरफिशियल में भी स्पेसिफिकली अगर कोई लेयर पूछते हैं आपसे, इट इज मेनली प्रेजेंट इन द गैंग्लियन सेल लेयर, गैंग्लियन सेल लेयर। ठीक है, एंड डॉट ब्लॉट हेमरेजेस आर प्रेजेंट मेनली इन विच लेयर? डीपर लेयर, आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। डीपर लेयर, वेरी गुड, डीपर लेयर हम बोल सकते हैं, और आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, और इनर न्यूक्लियर और आउटर प्लेक्सिफॉर्म के बीच में, इनर न्यूक्लियर और आउटर प्लेक्सिफॉर्म के बीच में। फ्लेम शेप्ड हेमरेज कहाँ मिलेंगे? आरएनएफएल लेयर। हाँ, आरएनएफएल मेनली नर्व फाइबर लेयर में मिलेंगे। उसकी शेप के अकॉर्डिंग ये आपको स्पिंडल शेप के या स्टिक शेप के दिखते हैं, फ्लेम शेप के दिखते हैं, फ्लेम शेप्ड हेमरेज इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हार्ड एक्सुडेट्स कहाँ मिलेंगे, सॉफ्ट एक्सुडेट्स कहाँ मिलेंगे? वेर यू विल सी आरएनएफएल, आरएनएफएल में मिलेंगे, नर्व फाइबर लेयर में, सुपरफिशियल, मोस्ट सुपरफिशियल होते हैं, सुपरफिशियल। एंड वेयर यू विल सी हार्ड एक्सुडेट्स, हार्ड एक्सुडेट्स कहाँ देखेंगे आप? वेर यू inner nuclear outer plexus. mainly present in the, where it they present, they are also Inner nuclear outer. deeper layer, deeper layer, they are also present in the deeper layer। तो अभी आप लोगों ने देखा एग्जांपल के लिए कि ये हम बोलते हैं अधिकतर कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो डीपर लेयर। तो देखो वाइवा यहाँ तक जाएगा आपका, अगर आपसे ये साइंस के बारे में पूछा। इसके बाद अगर आपने ये बता दिया तो और डीप में जाता है, एग्जामिनर पूछता है आपसे वाइवा में कि कौन से ऐसे साइन है जो रिजॉल्व हो जाते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट, कौन से ऐसे साइन है जो रिजॉल्व नहीं होते हैं। तो इनमें से मुझे बता सकता है कौन कौन से साइन ट्रीटमेंट करने के बाद रिजॉल्व हो जाएंगे, कौन कौन से रिजॉल्व नहीं होंगे? शुरुआत से हम बात करते हैं, माइक्रोनिज्म रिजॉल्व हो जाएगा आफ्टर ट्रीटमेंट, या वेरी गुड, ये रिजॉल्व हो जाएगा, वेरी गुड। डॉट ब्लॉट हेमरेज और फ्लेम शेप्ड हेमरेज रिजॉल्व हो जाएंगे। यस सर।
वेरी गुड, ये भी रिजॉल्व हो जाएंगे ग्रेजुअली जैसे जैसे ट्रीटमेंट करेंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे ग्रेजुअली जैसे जैसे ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद फ्लेम सेफ टेम्परेचर, ये हो गया। सॉफ्ट एक्सुडेट रिजॉल्व होंगे क्या? नो सर। सॉफ्ट एक्सुडेट रिजॉल्व नहीं होंगे। वेरी गुड, दे परसिस्ट, एक बार इस्कीमिया हो गई तो फिर ये परसिस्ट हो रहेंगे, उसके बाद दोबारा से रीजेनरेशन नहीं हो सकता नर्व फाइबर लेयर का अगर एक बार इस्कीमिया हो जाए तो। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखने वाला है, सॉफ्ट एक्सुडेट कांट बी रिजॉल्व इवन आफ्टर ट्रीटमेंट। तो हमारे ये जो सॉफ्ट एक्सुडेट दे परसिस्ट इवन आफ्टर ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद हार्ड एक्सुडेट्स, हार्ड एक्सुडेट्स बताओ। सर रिजॉल्व हो जाएंगे सर, टाइम लेंगे। हाँ ये रिजॉल्व हो जाएंगे लेकिन फुल्ली रिजॉल्व नहीं होते कभी कभी। दे कैन बी रिजॉल्व बट नॉट फुल्ली रिजॉल्व आफ्टर ट्रीटमेंट। रिजॉल्व हो जाते हैं टाइम के साथ साथ बट नॉट फुल्ली रिजॉल्व, रिजॉल्व बट नॉट कम्प्लीटली, रिजॉल्व बट नॉट कम्प्लीटली, बट नॉट कम्प्लीटली, ठीक है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ इस केस में, इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वाइवा में पूछा जाता है आपसे, प्रैक्टिकल वाइवा में, कि ये तो आपको पता होते हैं साइंस क्या क्या है, ये भी लगभग पता होते हैं हर किसी को कि कौन सी लेयर में होते हैं, एक दो साइंस को छोड़ के, जैसे हार्ड एक्सुडेट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद बाकी सब तो पता होता है, लेकिन कौन कौन से साइंस यहाँ पे रिजॉल्व हो जाते हैं इवन आफ्टर ट्रीटमेंट, कौन से परसिस्ट रहते हैं ये नहीं पता होता है। ये आपसे वाइवा में पूछा जाता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, दैट इज, अगर इमेज की बात करूं आपके दिमाग में आती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात मैं करता हूं तो या तो ये वाले साइंस की इमेज आएगी, इससे और थोड़ा सा बढ़ के हम जाए तो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर इडिमा की इमेज आती है आपके दिमाग में। तो यहाँ पे भी वाइवा में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द, अच्छा यहाँ पे क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर इडिमा मैंने बोला, कहीं कहीं कई लोग बोल देते हैं डायबिटिक मैकुलर इडिमा। तो मुझे बता सकता है कोई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर इडिमा एंड डायबिटिक मैकुलर इडिमा? क्या डिफरेंस है इन दोनों में? आपने देखा होगा कहीं कहीं लिखा होता है क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर एडिमा, कहीं कहीं लिखा होता है डायबिटिक मैकुलर एडिमा। इफ दीज टू आर डिफरेंट, इफ नॉट देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर एडिमा और डायबिटिक मैकुलर एडिमा के बीच में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? कैन एनीबडी एक्सप्लेन दीज टू टर्म? नहीं। देखो क्लिनिकली दीज बोथ आर सेम, बोथ आर सीन इन द डायबिटिक रेटिनोपैथी, दोनों डायबिटिक रेटिनोपैथी में मिलते हैं। तो ये अलग अलग नाम क्यों है? तो शुरुआत में जो स्टडी आई थी डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टडी, डीआरएस स्टडी आई थी, उन्होंने इस इडिमा को नाम दिया था डायबिटिक मैकुलर इडिमा। लेकिन रिसेंटली जो हम पढ़ते हैं ईटीडीआरएस स्टडी, जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ईटीडीआरएस स्टडी, इन्होंने इसी इडिमा को बताया क्या फर्दर क्लिनिकली, इसने इसको डिफाइन किया है क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर इडिमा, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर इडिमा, ठीक है। अब मुझे कोई बताएगा इस क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर इडिमा में, ये कॉमनली आस्क इन दी वाइवा, वाइवा में कॉमनली आस्क क्वेश्चन है क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर इडिमा, कोई बताएगा मुझे? इसके 3 पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं? कैन एनीबडी एक्सप्लेन? आफ्ताब, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट आर द 3 पॉइंट्स ऑफ क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर इडिमा? Yes, sir. So the retinal thinning is present within the 500 micrometer from center of the cornea, center of the fovea. And second one is, sir, if the retinal thickening and and the part of the hard exudates are present within the 500 micrometer from the center of the fovea. And third one is the thickening, which is 1500 micrometer, and the part of this thickening lies within the 1500 micrometer from the center of the fovea. वेरी गुड। देखो यहाँ पे वेरी गुड, आपने सही बताया एकदम। यहाँ पे आप सब लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी थिकनिंग है, यहाँ पे कई स्टूडेंट हार्ड एक्सुडेट बोल के और यहाँ भूल जाते हैं, उसके बाद थिकनिंग को डिफाइन नहीं करते, केवल हार्ड एक्सुडेट को डिफाइन करते हैं और फिर यहाँ पे थिकनिंग को डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग सब लोगों ने ये समझना है कि थिकनिंग तीनों में प्रेजेंट है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। आप हार्ड एक्सुडेट बोलते हैं विद इन 500 माइक्रोन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैकुला, बट इफ इट इज एसोसिएटेड विद द थिकनिंग, रेटिनल थिकनिंग के साथ अगर ये एसोसिएटेड है तभी ये कंसीडर होगा क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर एडिमा में, अदरवाइज ये कंसीडर नहीं होगा। कई स्टूडेंट केवल यही बता देते हैं हार्ड एक्सुडेट और उसके साथ एसोसिएशन ऑफ थिकनिंग नहीं बताते हैं, तो वो आपका काउंट नहीं होगा सीएसएम में, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि थिकनिंग, ऑल द 3 कंपोनेंट ऑफ दिस सीएसएमई हैव थिकनिंग। क्यों नहीं क्यों होगी थिकनिंग? क्योंकि पहले फ्लूइड लीकेज होता है किसी भी वेसल से, किसी भी कैपिलरी से, पहले फ्लूइड लीक होगा तो थिकनिंग होनी जाहिर सी बात है, थिकनिंग होगी, उसके बाद फिर एक्सुडेट्स हैं वो लीक होते हैं। तो हमेशा ये याद रखना है सीएसएमई में आपको क्या मिलेगा, तीनों केसेस में आपको थिकनिंग मिलेगी, रेटिनल थिकनिंग। और एट लास्ट यहाँ तक आप सोचते हैं अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात करो, और लास्ट में ज्यादा से ज्यादा आप सोच सकते हैं दैट इज द
नियोवस्कुलराइजेशन, एट लास्ट आपके दिमाग में ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है नियोवस्कुलराइजेशन, व्हाट इज एनवीडी एंड व्हाट इज एनवीई। एनवीडी कैसे डिफाइन करोगे, एनवीई कैसे डिफाइन करोगे? हरीस्वप्न, कैन यू टेल मी Sir, व्हाट इज NVD is the small vessels present on or within 1 disc diameter from the disc, sir. Whereas NVE is 1 disc diameter away from the disc, sir. वेरी गुड। तो यहाँ पे याद रखना आप लोगों ने, अगर कोई भी नियोवस्कुलराइजेशन प्रेजेंट है विद इन 1 डिस्क डायमीटर फ्रॉम द डिस्क, तब हम उसे बोलेंगे एनवीडी। और अवे फ्रॉम 1 डिस्क डायमीटर कहीं भी अगर मिल रहा है नियोवस्कुलराइजेशन, देन वी विल कॉल इट एज द नियोवस्कुलराइजेशन एल्सवेयर, ठीक है। अब देखो ये आप लोगों के दिमाग में इतना आता है, अगर मैं डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात करूं, दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द डायबिटिक रेटिनोपैथी, थ्योरेटिकल पार्ट। लेकिन एक चीज याद रखना है आप लोगों ने, थ्योरी में ये लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में भी हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकल में आपने सिस्टमिक फाइंडिंग से भी कोरिलेट करना है। देखो एक मैं सिंपल सी आप लोगों को बात बताऊं, यू आर एन ऑप्थेल्मोलॉजी रेजिडेंट, कई लोग रेजिडेंट है, कई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, बट बिफोर दैट यू आर ए डॉक्टर, आप डॉक्टर है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से पहले। तो पहले आपने सिस्टमिक रिस्क फैक्टर को डिफाइन करना होगा, पहले आपने हिस्ट्री टेकिंग, और ये जो मैं केस प्रेजेंटेशन और हिस्ट्री टेकिंग की बात अभी बता रहा हूँ, दिस इज ऑल अबाउट द थिंकिंग द पेशेंट एज ए होल। आपने पूरे पेशेंट को एज ए होल लेके चलना है, आपने केवल आई की फाइंडिंग या रेटिना की फाइंडिंग को केवल डिफाइन नहीं करना, एज ए होल उसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, एज ए होल उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स प्रेजेंट है डायबिटिक रेटिनोपैथी। देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि माइक्रो एन्युरिज्म किसी ने बोला, यहाँ पे माइक्रो एंजियोपैथी हुई, माइक्रो एन्युरिज्म हुआ, स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल में यहाँ पे डॉट ब्लॉट हेमरेज, माइक्रो एन्युरिज्म हुआ। क्या ये मुझे बताओ, क्या यहाँ की वेसल्स डायबिटीज से अफेक्टेड हो रही हैं? तो हमारी बॉडी की जितनी भी अदर स्मॉल स्मॉल वेसल्स हैं वो अफेक्ट नहीं होंगी, दे कैन आल्सो बी अफेक्टेड, लेकिन वो हमें दिखती नहीं है। ये हम फंडस में देख लेते हैं डायरेक्टली, वो हमें दिखाई नहीं देती, वो जब सिम्टम बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है तो फिर वो हमें दिखाई देता है। तो अगर प्रॉब्लम हमारी आईज में है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे बाकी जो पार्ट है, बाकी जो ऑर्गन है, वहां भी तो स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल होती हैं, वहां की ब्लड वेसल में भी एबनॉर्मेलिटी होगी, वहां की ब्लड वेसल में भी हेमरेज होगा, और वहां पे एबनॉर्मेलिटी होने की वजह से इस्चीमिया वगैरह होगा, जैसे रेटिना में हो रहा है। तो जो फाइंडिंग हमें आई में मिल रही है वो तो हमने देखनी है, इसके साथ साथ मैंने बताया पहले हम एक डॉक्टर हैं तो हमने बाकी फाइंडिंग भी देखनी है कि ये ब्लड वेसल की एबनॉर्मल, स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल की एबनॉर्मलिटी की वजह से हो सकता है हमारे ब्रेन में भी, क्योंकि ये स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं, तो वहां पे न्यूरोपैथी करा देगा। हमारे हार्ट में भी स्मॉल स्मॉल वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो वहां पे इस्चेमिक हार्ट डिजीज करा देगा। हमारे किडनी में भी प्रेजेंट होती हैं स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल, तो नेफ्रोपैथी करा देगा। तो हमने यही सब फाइंडिंग रूल आउट करनी है। तो यहाँ पे ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये हमने आईज में अभी तक जो भी पढ़ा है, जो भी डायबिटिक रेटिनोपैथी के नाम से हमारे दिमाग में जो भी इमेजिनेशन आती है, उस थिंकिंग को थोड़ा सा और आपने ब्रॉड करना है, अगर आपने डायबिटिक रेटिनोपैथी का केस जो है उसको सही से समझना है तो, ठीक है। तो उसी को ही मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कैसे आपने, मैंने ये पहले भी बताया था कि ये जो केस प्रेजेंटेशन है, इट इज ऑल अबाउट योर थिंकिंग प्रोसेस, इट इज नॉट द थिंग दैट यू हैव टू मगिंग अप these things. You have to think about these process, all the process that are occurring in our body apart from this fundus finding or the ocular finding. तो देखो यहाँ पे मैंने बताया ये स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल हमारे जो ब्रेन है उसमें जो नर्व्स हैं वहां भी अफेक्टेड हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था थर्ड नर्व है, थर्ड नर्व में स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल सप्लाई होती है, जिसे क्या बोलते हैं, वैसा नर्वोरम बोलते हैं, तो उसमें भी अफेक्टेड हो सकता है। तो यहाँ पे न्यूरोपैथी हुई, ब्रेन में जितने भी स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं वो अफेक्टेड हो सकते हैं। ये सब मैंने बेसिक कंसेप्ट में ही डाला, क्योंकि जब हम केस पढ़ेंगे ना तब हमको ये क्लियर होना चाहिए कि न्यूरोपैथी भी हो सकती है। तो हम कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि नहीं नहीं डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर मिल रहा है तो हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी थोड़ा बहुत करें ताकि हमें न्यूरोपैथी भी रूल आउट हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को न्यूरोपैथी भी हो सकती है पेशेंट का। तो न्यूरोपैथी में देखो हमारे लिए न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन ज्यादा करने के लिए तो है नहीं, नॉर्मली हेमीपेरेसिस वगैरह हम चेक कर सकते हैं, और जो मेन आई की जो नर्व्स है दैट इज थर्ड फोर्थ सिक्स, वो हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं, थर्ड फोर्थ सिक्स नर्व, उससे हम पता लगा सकते हैं कि न्यूरोपैथी है या नहीं है, ठीक है। तो अब देखो हमने देखा भी था, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दूं,
वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि थर्ड नर्व पाल्सी अगर होती है तो वहां पे इस्चीमिक कॉज जो होता है दैट इज द मेडिकल कॉज और सर्जिकल कॉज। कौन सा कॉज होता है अगर यहाँ पे इस्चीमिक न्यूरोपैथी हो रही है थर्ड नर्व में? इज इट मेडिकल? मेडिकल कॉज। मेडिकल कॉज, वेरी गुड, मेडिकल कॉज ऑफ द थर्ड नर्व पाल्सी। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मुझे बताओ ये मेडिकल कॉज जो है थर्ड नर्व पाल्सी का, इट इज प्यूपिलरी स्पेयरिंग और प्यूपिलरी इन्वॉल्विंग? इट इज प्यूपिलरी स्पेयरिंग। स्पेयरिंग, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे सारी चीजें इंटरकनेक्ट हमने करनी है। जब हम प्यूपिल एग्जामिनेशन करेंगे तो हम वहां पे देखेंगे कि प्यूपिलरी रिएक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वहां पे हम चेक करेंगे। तो ये सारी चीजों को हमने इंटरकनेक्ट करके सोचना है, इंटरकनेक्ट करके सोचना है। दिस इज ऑल अबाउट दी यू विल सी इन दिस केस प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसके अलावा देखो न्यूरोपैथी हो रही है तो स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल, स्मॉल स्मॉल जो नर्व्स रहती हैं, दे पेरिफेरल नर्व्स विल आल्सो इन्वॉल्व। हम लोग पढ़ते हैं ना डायबिटीज में पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। हाउ यू कैन एग्जामिन दिस पेरिफेरल न्यूरोपैथी? हमारी जो सेंसरी नर्व्स है ना आईज की, वो अफेक्टेड होंगी। सेंसरी नर्व्स कहाँ पे मिलेगी? मेनली हमारी कॉर्निया में, कॉर्निया में सेंसरी नर्व्स मिलेंगी। अब कॉर्निया में सेंसरी नर्व्स मिलती हैं, अब वहां पे अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी हुआ तो वहां पे क्या कॉज करा देगा? सेंसेशन लॉस करा देगा। देयर इज रिड्यूस सेंसेशन इन दी कॉर्निया, रिड्यूस सेंसेशन। अब कोई स्टूडेंट ये सोचेगा कि हाँ डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो मैं इसकी कॉर्निया सेंसेशन चेक करूं, नहीं कुछ सोचेगा। लेकिन आपको सोचना है, क्यों सोच, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कोई भी हिस्ट्री परफेक्ट नहीं होती है। आपने जो लिखा है वो अगर आपको जस्टिफाई करना आता है एग्जामिनर को, हाँ मैंने ये क्यों लिखा है, तो वही हिस्ट्री परफेक्ट है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो अगर मैं कॉर्नियल सेंसेशन की बात करता हूँ तो आपके दिमाग में केवल एक ही वर्ड आता है, एक ही डिसीज आती है, दैट इज द herpes सिम्प्लेक्स केरेटाइटिस या herpes जोस्टर केरेटाइटिस। इसके अलावा हमारा जो न्यूरोपैथी है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, उसमें भी मिल सकता है। कोई डायबिटीज के पेशेंट में कभी कोई स्टूडेंट कॉर्नियल सेंसेशन चेक करता है? नहीं करता है। दीज आर स्मॉल स्मॉल फाइंडिंग दैट यू हैव टू सी इन योर केस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसके अलावा मोटर न्यूरोपैथी भी हो सकती है, पेरिफेरल मोटर न्यूरोपैथी भी हो सकती है। और ये मोटर न्यूरोपैथी हमें कहाँ पे मेनली मिलती है? अगर आईज की मैं बात करूं, दैट इज सीन इन द डायलेटर प्यूपिली, डायलेटर प्यूपिली। अब आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो इजीली डायलेट नहीं होते, दे आर डिफिकल्ट टू डायलेट, देयर इज वेरी डिफिकल्टी इन डायलेटिंग दीज पीपल। क्यों होता है ऐसा? कोई बता सकता है मुझे क्यों होता है डायलेशन में प्रॉब्लम ऐसे पेशेंट को जिनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, डायबिटीज होती है मेनली? इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ डायलेटर प्यूपिल। फंक्शनल डिसइनर्वेशन। हाँ वेरी गुड। इसमें होता क्या है, फंक्शनल इनर्वेशन लॉस हो जाता है। देयर इज रिड्यूस्ड फंक्शनल इनर्वेशन, रिड्यूस्ड फंक्शनल इनर्वेशन। ये वाइवा के क्वेश्चन है जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, दीज ऑल आर क्वेश्चंस ऑफ द वाइवा। ठीक है, फंक्शनल इनर्वेशन रिड्यूस हो जाता है, इनर्वेशन ऑफ डायलेटर मसल, डायलेटर मसल। ठीक है, मैंने बताया था न्यूरोपैथी होती है मेनली इसमें ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, ऑटोनोमिक न्यूरो, इसमें भी दो टाइप के होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो मेनली सिंपैथेटिक न्यूरोपैथी होती है। और सिंपैथेटिक सप्लाई किसको जाती है? दैट सप्लाई मेनली टू द डायलेटर प्यूपिली ऑफ द आइरिस। ठीक है, तो अब फंक्शनल इनर्वेशन एबनॉर्मल हो गया, रिड्यूस हो गया यहाँ पे, तो डायलेशन में भी प्रॉब्लम होती है। तो क्या होता है यहाँ पे? डायलेशन में भी प्रॉब्लम होती है। डायलेटिंग द पीपल इज वेरी डिफिकल्ट टू डायलेट दिस पीपल, डिफिकल्ट टू डायलेट दिस पीपल। ठीक है, ये बात समझ आई सबको? इसके अलावा एक चीज और है जो वाइवा में कभी कभी पूछ लेते हैं कुछ एग्जामिनर जो है, इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये है, ये डायलेटर प्यूपिली है, ये कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली है, ये कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली है और ये सब डायलेटर प्यूपिली है। नॉर्मली होता क्या है, ये जो डायलेटर प्यूपिली है ना और ये जो कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली है, इन दोनों में बैलेंस रहता है। कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली डायलेटर प्यूपिली में जितना ये कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा उतना इसको रिलैक्स होना पड़ेगा, जितना ये कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा उतना इसको रिलैक्स होना, मतलब इन दोनों में जैसे सीसो होता है ना वैसा बैलेंस होता है इन दोनों में। सीसो जैसे आप लोगों ने देखा होगा वैसे इनमें बैलेंस होता है। अगर ये रिलैक्स हो गई तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो प्यूपिल डायलेट हो जाएगी। यानी प्यूपिल अगर डायलेट हो रही है प्यूपिल, तो उसमें क्या होगा, स्फिंक्टर प्यूपिली जो है वो रिलैक्स होगी और डायलेटर प्यूपिली जो है वो कंस्ट्रिक्ट होगी। तो इन दोनों में बैलेंस रहता है। नॉर्मली होता क्या है, अगर इसका इनर्वेशन, मैंने बताया ना डायबिटीज के पेशेंट में
डायबिटीज के पेशेंट में इसका इनर्वेशन रिड्यूस हो गया, तो ये यहाँ पे क्या है, इसका फंक्शन लॉस हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे स्फिंक्टर पिपिली क्या है, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ सीसॉ पे एक बंदा यहाँ बैठा है, एक बंदा यहाँ, ये अगर हट जाता है तो ये इसका एक्शन बहुत ज्यादा, फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये ऐसे यहाँ पे इसका फंक्शनल इनर्वेशन रिड्यूस हो गया तो इसका फोर्स बढ़ जाएगा। तो ऐसे पेशेंट में इसीलिए बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्टेड पिपिल मिलती है, कंस्ट्रिक्टेड पिपिल मिलती है। देखना आप लोग ओपीडी में जो भी डायबिटीज के पेशेंट आते हैं, क्रॉनिक डायबिटीज के पेशेंट आते हैं, उसमें बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्टेड पिपिल मिलती है। ठीक है, अब देखो कंस्ट्रिक्टेड पिपिल है ये, यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि कंस्ट्रिक्टेड पिपिल है। अब यहाँ पे अगर आप लाइट डालेंगे ना, लाइट एक्सपोज करेंगे, टॉर्च लाइट एक्सपोज करेंगे, तो कभी कभी पिपिल रिएक्ट नहीं करती है, रिएक्ट नहीं करती है इतनी, क्योंकि इसका जितना भी एक्शन होता है ना कंस्ट्रिक्टेड पिपिली का, क्योंकि ये पैरालाइज हो गई, तो जितना भी इसका एक्शन है कंस्ट्रिक्टेड पिपिली का मैक्सिमम एक्शन आ जाता है। ठीक है, जो लाइट की वजह से जो एक्शन आना होता है मैक्सिमम एक्शन, कंस्ट्रिक्शन एक्शन जो है इसका, कंस्ट्रिक्टेड एक्शन जो है वो आ जाता है। उसके बाद अगर आप लाइट डालते हैं तो यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन नहीं होता, फर्दर कंस्ट्रिक्शन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अगर पेशेंट को नियर रिफ्लेक्स में अगर एकोमोडेशन करवाते हैं तो एकोमोडेशन थोड़ा सा और इस पे पावर लगाता है, थोड़ा सा कंस्ट्रिक्शन कराता है। यहाँ पे एकोमोडेशन अगर रिफ्लेक्स हम चेक करते हैं थोड़ा सा कंस्ट्रिक्शन कराता है यहाँ पे। तो यहाँ पे होता क्या है मेनली, मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, लाइट रिफ्लेक्स, यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट रहता है, कई पेशेंट में मिलता है लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट मिलता है, और एकोमोडेशन रिफ्लेक्स, ये सब में नहीं है, किसी किसी पेशेंट की मैं बात कर रहा हूँ, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट रहता है। क्यों रहता है एकोमोडेशन, क्योंकि ये थोड़ा सा और प्रेशर लगाता है कंस्ट्रिक्टर पिपिली को कंस्ट्रिक्ट होने के लिए, एकोमोडेशन पावर लगती है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है और ये एब्सेंट रहता है। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट और लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट। इस कंडीशन में एग्रिल रोबस्टन पीपल। वेरी गुड, कभी कभी एग्जामिनर ये भी वाइवा में पूछ लेता है कि क्या इसमें अर्गिल रॉबर्टसन पीपल मिलता है, और अगर मिलता है तो क्यों मिलता है। तो ये आप लोगों ने वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। ठीक है, अब ये तो मैंने न्यूरोपैथी की बात की आप लोगों से। अब कई बार ऐसा भी रहता है, स्मॉल स्मॉल जो वेसल्स हैं केवल नर्व्स में नहीं है, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर किडनी, किडनी में भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हो सकता है पेशेंट को नेफ्रोपैथी भी हो, नेफ्रोपैथी भी हो। ठीक है, अब ये नेफ्रोपैथी देखो पहले से पेशेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी ये हो रखी है, डायबिटीज की वजह से परेशान है। यहाँ पे क्या होगा नेफ्रोपैथी में, यहाँ पे इस किडनी अपनो क्रॉनिक किडनी डिसीज अगर है तो एनीमिया भी हो जाता है उसकी वजह से, एनीमिया इटसेल्फ कॉजेज दी रेटिनोपैथी, ये भी रेटिनोपैथी कॉज कराता है। उसके अलावा हाइपरटेंशन भी हो जाता है ऐसे पेशेंट में, तो ये भी एक डिटेरियोरेटिंग कॉज है। वेस्कुलोपैथी कराता है, ये भी वेस्कुलोपैथी कराता है। इसके अलावा अगर नेफ्रोपैथी हुआ है तो बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं जो कि एक्यूमुलेट होने लगते हैं बॉडी में, लॉट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, वो भी क्या कराते हैं, डैमेज कराते हैं वेसल्स में। ठीक है, डैमेज कराते हैं, स्मॉल स्मॉल जो वेसल्स रहती है उसमें डैमेज। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ये जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है इट कैन ऑल्सो भी डिटेरियोरेट हो सकती है, और किडनी एबनॉर्मलिटी भी मिल सकती है डायबिटीज में, डायबिटीज वाले पेशेंट में। तो हमने इसको भी ध्यान में रखना है जब भी हमने केस प्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, इसके अलावा स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल हमारे हार्ट में भी मिलती हैं, कार्डियक मसल में भी मिलेंगी, तो कार्डियक डिजीज भी हो सकती है इसमें। कार्डियक डिजीज में इस्चेमिक हार्ट डिजीज हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सब हमने सोचना है, डायबिटीज से ही रिलेशन में है इसका। तो मैंने बताया ना डायबिटीज अगर मैं बोलता हूँ तो आपके दिमाग में केवल जो साइंस आते हैं, रेटिना की जो साइंस आती है, इसके अलावा आपके दिमाग में क्या क्या और आना चाहिए वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। न्यूरोपैथी की साइंस भी आनी चाहिए, नेफ्रोपैथी की साइंस भी आनी चाहिए, इस्चेमिक हार्ट डिजीज की साइंस भी आनी चाहिए। ये सब साइंस अगर आपके दिमाग में आते हैं ना, आपके इमेजिनेशन में आते हैं, तो केस प्रेजेंट करना बहुत ईजी हो जाता है। इवन वाइवा भी वहाँ पे, वाइवा भी आपका बहुत अच्छा जाएगा अगर ये सब आपके दिमाग में रहेगा तो। ठीक है, इसके अलावा ऐसे पेशेंट बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के लिए, मोर दीज पेशेंट आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट में अधिकतर, जैसे आई लीड की मैं बात करूं तो लीड इन्फेक्शन बहुत होता है। लीड इन्फेक्शन से लेके अगर मैं लार्ज अगर बात करूं डायबिटिक फुट तक, यहाँ तक इसकी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा होती है डायबिटीज में, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा। ये तो इतनी ज्यादा डिलीटेड कॉम्प्लिकेशन है कि इसमें हमें एम्पुटेशन करना पड़ता है अगर ये इजिली ट्रीट नहीं हुआ। ठीक है, एम्पुटेशन करना पड़ता है। तो ये इन्फेक्शन से भी प्रोन हो जाते हैं ऐसे पेशेंट। तो कोई अगर इन्फेक्शन मिल रहा है तो कभी हम पेशेंट का डायबिटीज का टेस्ट कराते हैं, नहीं कराते हैं। लेकिन अगर आपको लीड इन्फेक्शन कोई मिल रहा है, अगर सीवियर लीड इन्फेक्शन है, यू हैव टू डू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायबिटीज एज वेल एज हाइपरटेंशन ऑल्सो। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कराना होता है। तो ये सब हमने सोच के चलना है जब भी हमको अगर बोला गया है कि पेशेंट डायबिटिक है, तो ये भी हमारे दिमाग में इमेजिनेशन में आना चाहिए। तब आप क्या कर सकते हैं, इस
जो केस है डायबिटीज का, इसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। तो जैसे मैंने आप लोगों को सीआरव्यू में बताया था कि उसके दो ऐसे पॉइंट हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केस प्रेजेंटेशन के लिए, इस सेम वैसे ही मैं यहाँ डायबिटिक रेटिनोपैथी में बता रहा हूँ आप लोगों को। एक तो ये बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है कि स्मॉल ब्लड वेसल हमारी आई की अगर एबनॉर्मल हुई है तो हमारे ब्रेन की, हार्ट की, किडनी की, इवन हमारे लंग्स की भी एबनॉर्मल होंगी, तो वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे बताऊं, यहाँ इसमें भी जैसे मैंने उसमें रिस्क फैक्टर बताए थे, वहां जो रोल प्ले करते हैं सेम वैसी रिस्क फैक्टर इस डिजीज में भी एबनॉर्मलिटी कॉज करा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, हो सकता है कई बार हम डायबिटिक रेटिनोपैथी को तो ट्रीट करते हैं लेकिन रिस्क फैक्टर ऐसे के ऐसे ही बचे रह जाते हैं, तो वो क्या होता है फिर कई बार हम देखते हैं कि रिजॉल्व होता नहीं है, पेशेंट रिजॉल्व होती नहीं है, डिजीज जो है रिजॉल्व नहीं होती पेशेंट में। अगर डायबिटिक मैकुलर एडिमा है तो वो क्रोनिक परसिस्टेंट रहता है, अगर पीडीआर है तो वो भी परसिस्टेंट रहता है इवन आफ्टर गिविंग दी लेजर देने के बाद भी। तो ये केवल एक इसका कॉज यही रहता है क्योंकि रिस्क फैक्टर ने आपने एलिमिनेट नहीं किया, केवल आपने इफेक्ट पे काम किया, कॉज पे काम ही नहीं किया। इसीलिए आपको कॉज भी जानने जरूरी है, रिस्क फैक्टर भी जानने जरूरी है, और उस पे भी वर्क करना है अगर आपने पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करना है। तो इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। रिस्क फैक्टर इसके देखो यहीं पे हम डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ दिस। तो इसमें ये देखो रिस्क फैक्टर में हमारे पास क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं इसमें, एक मिनट, रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं इसमें, कोई बताएगा मुझे? व्हाट आर द रिस्क फैक्टर यू कैन सी इन दिस पेशेंट? ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज भी होगी। Types of diabetes. हाँ, टाइप्स ऑफ डायबिटीज, वेरी गुड। किसने बोला ये टाइप्स ऑफ डायबिटीज, मुझे बता सकते हो टाइप जानना क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो द टाइप ऑफ द डायबिटीज? Type To 1 know more. the type of diabetic retinopathy. हाँ, टाइप्स ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटीज का टाइप जानना क्यों जरूरी है, व्हाई इज इट Type 1 इम्पोर्टेंट? more prone for PDR and type 2 is DM वेरी or गुड, DM. अगर हाँ वेरी गुड, अगर आपके पास पेशेंट आया यू शुड नो द टाइप ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 1 मोर प्रोन टू द पीडीआर, पीडीआर ज्यादा इस पेशेंट में कॉमन होता है, और टाइप 2 में इट इज मोर प्रोन फॉर द डायबिटिक मैकुलर एडिमा। ये वाइवा का क्वेश्चन है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये वाइवा में पूछा जाता है। इसके अलावा डायबिटीज में और क्या क्या आपको डिटेल पता होनी चाहिए? Duration. ड्यूरेशन, वेरी गुड, जितना ज्यादा ड्यूरेशन होता है उतना ज्यादा रिस्क होता है। और क्या जानना जरूरी है इसमें? Treatment history. ट्रीटमेंट हिस्ट्री, वेरी गुड। इसके अलावा कंट्रोल होना बहुत जरूरी, कंट्रोल है या नहीं है, लास्ट 1-2 ईयर से कंट्रोल्ड डायबिटीज है या अनकंट्रोल्ड है, ये भी जानना जरूरी है। कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड है ये बता सकता है मुझे कोई, क्यों जानना जरूरी है? If HbA1c is controlled, there is a risk of progression, हाँ decrease. वेरी गुड, ये हाँ, इफ द HbA1c अगर कंट्रोल आता है, HbA1c अगर कंट्रोल आता है तो वहां पे रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन रिड्यूस हो जाता है, रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन रिड्यूस हो जाता है। तो मुझे कोई बता सकता है ये कौन सी स्टडी के अकॉर्डिंग ये हम? DCC. वेरी गुड, डायबिटिक कंट्रोल एंड कॉम्प्लिकेशन ट्रायल में हम चेक करते हैं, क्या करते हैं, क्या इसका रिजल्ट आता है, कोई बता सकता है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ DCT ट्रायल? 10% decrease in HbA1c leads to 39% decrease in progression. वेरी गुड, 10% अगर हम रिड्यूस कर देते हैं HbA1c को, इट विल कॉजेज द रिडक्शन इन द डायबिटिक रेटिनोपैथी फॉर 39%, इसका प्रोग्रेशन रिड्यूस करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिस्क फैक्टर में जो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर थ्योरी क्लास, आप लोगों ने प्रैक्टिकल के लिए भी जानना जरूरी है, केस प्रेजेंटेशन के लिए भी। दूसरा हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन भी एक रिस्क फैक्टर है। अब हाइपरटेंशन में तो जैसे इसमें वेस्कुलोपैथी होती है इसमें भी होती है, तो ये दोनों मिलेंगे तो मिलके और ज्यादा यहाँ पे वर्सनिंग हो जाएगी डायबिटिक रेटिनोपैथी की। तो हाइपरटेंशन अगर हम कंट्रोल करते हैं तो यहाँ पे डायबिटिक रेटिनोपैथी भी कंट्रोल होती है। ये कौन सी स्टडी बताती है, कोई बता सकता है? Accord. यूकेपीडीएस, ठीक है, यूकेपीडीएस इज फॉर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द हाइपरटेंशन ऑन द डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये बताता है। तो इसमें अगर हम कंट्रोल करते हैं तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी कंट्रोल आता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है इसमें ये हो सकता है रिस्क फैक्टर, बताओ जल्दी। आई हैव डिस्कस Hyperlipidemia. वेरी गुड, हाइपरलिपिडीमिया, लिपिडीमिया। इसमें मुझे कोई बता सकता है हाइपरलिपिडीमिया जो है इसमें मेनली पेशेंट को अगर हाइपरलिपिडीमिया है तो क्या साइन आपको मिलेगा? देखो ये सारा Cotton wool spots. Hard exudates. हार्ड एक्जिडेट, कॉटन वूल स्पॉट,
फंडस अभी आपने देखा ही नहीं, क्या मिलेगा? Xanthelasma. वेरी गुड, वेरी गुड, एंथीलाइज्मा। इसमें पता चलता है कि पेशेंट को क्रोनिकली हाइपरलिपिडीमिया है। ठीक है, तो इसको देख के आपको पहचानना आना चाहिए, नहीं पेशेंट इज हाइपरलिपिडेमिक और नॉट। ठीक है, तो अब ये हाइपरलिपिडीमिया जो है इसके ऊपर इफेक्ट करता है, तो इसको अगर हम कंट्रोल करते हैं ना हाइपरलिपिडीमिया को, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी का भी कंट्रोल होता है। इसके लिए कोई स्टडी बता सकता है मुझे? व्हाट आर द स्टडी फॉर दिस हाइपरलिपिडीमिया? Accord study. वेरी गुड, ये What a आप trial, लोगों ने याद field रखना है, trial, एकॉर्ड एंड फील्ड ट्रायल field trial. पूछा जाता है। ठीक है, व्हाट इज एकॉर्ड? इसमें क्या किया जाता है? दिस एकॉर्ड इज द एक्शन टू कंट्रोल कार्डियोवास्कुलर रिस्क इन डायबिटीज, एक्शन टू कंट्रोल कार्डियोवास्कुलर रिस्क इन डायबिटीज। और जबकि फील्ड ट्रायल में इंटरवेंशन ट्रायल, हाँ फिनोफाइब्रेट यूज करते हैं इंटरवेंशन एंड इवेंट लोबरिंग इन डायबिटीज। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि अगर हाइपरलिपिडीमिया, देखो ये ऑलरेडी ये स्टडी है किसकी, ये मेनली है तो मेडिसिन की, लेकिन कभी कभी ये ऑफ्थेल में भी पूछ लिया जाता है बिकॉज हाइपरलिपिडीमिया इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डायबिटिक रेटिनोपैथी। लेकिन अगर आपको केवल इतना भी पता है ना कि हाँ ये स्टडी होती है, एकॉर्ड और फील्ड ट्रायल होते हैं, इवन आपको डिटेल में नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेनली मेडिसिन की स्टडी है दैट यू हैव टू अप्लाई इन ऑफ्थेल्मोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ हम देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि वेस्कुलोपैथी, यहाँ पे आपको स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल में एबनॉर्मेलिटी मिल रही है। इसके अलावा एनीमिया भी एक कॉज कराता है, क्योंकि एनीमिया में भी रेटिनोपैथी होती है। इस जब हम देखते हैं ल्यूकीमिया वगैरह, उसमें भी हेमरेज वगैरह होता है रेटिना में, तो इट इज ऑल्सो अ कॉज फॉर द डायबिटिक, इट ऑल्सो एक्ट एज ए रिस्क फैक्टर फॉर द डायबिटिक रेटिनोपैथी। यानी किसी पेशेंट को एनीमिया है, आपने डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटीज तो ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट की, लेकिन एनीमिया ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो वो रिजॉल्व होगा ही नहीं पेशेंट। ठीक है, इसके अलावा फिफ्थ है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी भी एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसमें क्या होता है, वेस्कुलर ओवरलोड होता है। ठीक है, वेस्कुलर जो है ओवरलोड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे अगर लीकी वेसल्स हैं तो लीकेज बढ़ता है और वहाँ पे रेटिनोपैथी बढ़ने का चांस है। इवन डायबिटीज में भी हमने देखा है, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है पेशेंट को, तो वहाँ पे भी क्या होता है, ये जो डायबिटिक रेटिनोपैथी ये वर्स होने के चांसेस रहता है। ये क्या होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी कैन बी वर्स इन दीज टू कंडीशन। डायबिटिक रेटिनोपैथी कैन वर्सन, वर्स हो सकते हैं, वर्सन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और एनीमिया, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और एनीमिया, प्रेगनेंसी और एनीमिया वर्सन हो सकता है। इसके अलावा लास्ट जो रिस्क फैक्टर है, देखो मैंने कहा डायबिटीज की वजह से हार्ट में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन हार्ट और न्यूरोलॉजिकल अगर बाकी किसी और कॉज की वजह से भी अगर डिसीज है, इट कैन ऑल्सो क्रिएट अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन दी डायबिटिक रेटिनोपैथी। क्योंकि देखो न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल तो हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल है, अगर ये कंट्रोल ही एबनॉर्मल हो जाएगा, हार्ट जो वेस्कुलर सप्लाई दे रहा है हमारी रेटिना को और जो न्यूरल कंट्रोल हो रहा है यही अगर एबनॉर्मल हो जाएगा, तो इसकी कई सारी स्टडी हैं, इट कैन इंक्रीज द वेस्कुलोपैथी, वेस्कुलोपैथी इंक्रीज करेगा विच कैन कॉज द रेटिनोपैथी। ठीक है, नॉट ऑल, एटलीस्ट 4 और 5 रिस्क फैक्टर इज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ तक तो आपने याद ही रखना है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम आगे जैसे जैसे केस डिस्कशन करेंगे तो हमको पता चलेगा कि क्या क्या पॉइंट्स आप लोगों ने ऑलरेडी इमेजिन किए हुए हैं जो कि हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी वाले केस में। ठीक है, तो अब हम प्रॉपर केस डिस्कशन करते हैं। ठीक है, प्रॉपर केस प्रेजेंटेशन देखते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी का। इसमें ध्यान से देखते जाना, लास्ट में आप लोगों ने डायग्नोसिस बनाना है कि व्हाट इज द प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ दिस पेशेंट। ठीक है, एक पेशेंट है 45 ईयर ओल्ड मेल है, इट इज प्रेजेंटिंग विद द चीफ कंप्लेन ऑफ द सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन। अब देखो चीफ कंप्लेंट में यह है सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन इन द राइट आई, राइट आई में सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन है पेशेंट को राइट आई में। ठीक है, तो अब केवल इतनी चीफ कंप्लेन है पेशेंट की, चीफ कंप्लेन इतनी सी है। ठीक है, अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, दिस इज मोस्ट, एक तो एज बहुत इंपोर्टेंट है, एज में 45 ईयर्स है, 45 ईयर्स है जो हमारी डीडी बनाने में काम आएगा। सेकंड इज द सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन। ठीक है, तो अब हमारे दिमाग में वैसे डीडी आने चाहिए, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ व्हाट आर द डीडी फॉर द सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन। यू कैन टेल मी व्हाट आर द डीडी, ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है अगर आपने केवल इतना पॉइंट बताया तो डीडी में क्या आ सकता है, तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में CRAO आता है, देन CRVO हो सकता है, इस्कीमिक CRVO। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज द मैकुलर एडिमा। मैकुलर एडिमा में भी क्या होता है, मेनली CSME में सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन होता है। ठीक है, तो ये हो सकता है वीनस ऑक्लूजन की वजह से मैकुलर एडिमा हो या डायबिटिक मैकुलर एडिमा हो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन। इसके अलावा RD अगर हुआ है पेशेंट को तो भी हो सकता है यहाँ पे
सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन, और अगर लास्ट बट नॉट द लीस्ट विट्रियस हेमरेज अगर हुआ है तो वहां पे भी क्या हो सकता है, सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन हो सकता है पेशेंट को। अब देखो यहाँ पे पेशेंट को मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया पेनलेस लॉस ऑफ विजन। अब यहाँ पे मुझे कोई बता सकता है कि अगर डायबिटीज का पेशेंट है, क्या उस वो पेनफुल लॉस ऑफ विजन की हिस्ट्री दे सकता है? डायबिटीज का पेशेंट अगर है तो क्या पेनफुल लॉस ऑफ विजन की हिस्ट्री दे सकता है डायबिटीज का Yes, पेशेंट? sir. अब एनबीजी देगा वो पेनफुल लॉस ऑफ विजन की हिस्ट्री। पीडीआर के साथ एनबीजी हो सकता Neovascular वेरी, group. अगर पेशेंट को अगर एनवीजी होता है देन ही और सी कैन कंप्लेन ऑफ द पेनफुल लॉस ऑफ विजन। ठीक है, एक्यूट पेनफुल लॉस ऑफ विजन पेशेंट हिस्ट्री दे सकता है इन केस ऑफ एनवीजी, पीडीआर और एनवीजी के केस में। पीडीआर विद एनवीजी के केस में एक्यूट पेन एंड रेडनेस हो सकता है पेशेंट को आई में, ठीक है, एंड लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है, लॉस ऑफ सडन लॉस ऑफ विजन। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अपने दिमाग में रखना है, इमेजिन करके रखना है कि ऐसा पेशेंट अगर आता है, एनबीजी का एनबीआई का पेशेंट अगर आता है तो वहां पे चांसेस है पेनफुल लॉस ऑफ विजन, सडन पेनफुल लॉस ऑफ विजन के। तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं। यहाँ पे अगर एनबीजी है तो यहाँ पे डायबिटिक रेटिनो इस्कीमिया अगर डेवलप हुआ है, फंडस में इस्कीमिया अगर डेवलप हुआ है तो उसकी वजह से हो सकता है, और इस्कीमिया मे बी ड्यू टू सीआरबीओ और इस्कीमिक डायबिटिक रेटिनोपैथी, इस्कीमिक डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है, और भी बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, लेकिन देखो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, कभी भी अगर डीडी रिस्क फैक्टर ये सब पूछे जाते हैं ना तो 3-4 आप याद रखो। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, जैसे लिस्ट आप देखते हैं 8-10 की लिस्ट है, उतना एग्जामिनर के पास टाइम नहीं होता 8-10 पॉइंट सुनने का। मोस्ट इंपोर्टेंट 3-4 पॉइंट भी अगर आप बता देते हो ना कि हाँ इसका कॉज ये हो सकता है, एग्जामिनर विल बी हैप्पी फॉर। ठीक है, उतना ज्यादा उसके पास टाइम ही नहीं होता कि पूरा एकदम 8-10 पॉइंट आपसे एक पर्टिकुलर कॉज पूछे या पर्टिकुलर डीडी के 8-10 पॉइंट पूछे। तो ये आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपने बताना है मोस्ट कॉमन से लेके लीस्ट कॉमन की तरफ जाना है, और बहुत ज्यादा याद नहीं करने, क्योंकि ज्यादा याद करने के चक्कर में आपको कुछ भी याद नहीं रहता, फिर आपको लास्ट वाला याद आता है जब ज्यादा याद करते हो, और फिर वहां पे एग्जामिनर फिर आपको फिर वहां पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो हमारे पास ये हो गया कि पेशेंट आ रहा है हमारे पास सडन, ये हमारे पास डीडी हो गए। ठीक है, अब हमने करना क्या है, अब हमने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस लेना है। ठीक है, अब मैंने बताया था आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में हम करते क्या है, रूल आउट करते हैं मेनली जो हमने डीडी बनाए हैं ना चीफ कंप्लेन से, उन्हीं डीडीज को हम यहाँ पे रूल आउट करते हैं। कौन सा यहाँ पे हो सकता है, डिफरेंट डीडीज को हम यहाँ पे क्या करते हैं, रूल आउट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, आपने कैसे लिखना है, एज इट इज ऐसे लिखना है जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, ऐसी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। कभी कभी क्या होता है, केवल 1-2 पॉइंट लिख देते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में, उसके बाद ना तो कोई पॉजिटिव हिस्ट्री लेता है ना नेगेटिव हिस्ट्री लेता है। दैट इज नॉट अ गुड हिस्ट्री टेकिंग। ठीक है, आपने पॉजिटिव हिस्ट्री भी लेनी है, नेगेटिव हिस्ट्री भी लेनी है, उसके बाद आपने देखो नेगेटिव हिस्ट्री किस पे डिपेंड करेगा, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया ना कि ये सारे डीडी आपके दिमाग में आए तो इसके बेसिस पे आपने नेगेटिव हिस्ट्री लेनी है कि पेशेंट को इसके अकॉर्डिंग कोई हिस्ट्री प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पेशेंट वाज, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो पेशेंट वाज अपेरेंटली ऑलराइट 6 मंथ बैक। अभी मैं एक्यूट की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में क्या आ रहा है, 6 मंथ बैक अपेरेंटली ऑलराइट था। ठीक है, उसके बाद पेशेंट डेवलप्स ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ विजन, धीरे धीरे डिटेरियोरेशन हो रहा है विजन का, और पेशेंट ऑल्सो नोटिस्ड फ्लोटर्स फ्रॉम द लास्ट 4 मंथ्स, लास्ट 4 मंथ से फ्लोटर भी डेवलप हुआ है। तो केवल इतना देख के कोई मुझे बता सकता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, हालांकि उसके बाद सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन की हिस्ट्री दे रहा है फ्रॉम द लास्ट 7 डेज। ठीक है, अभी कंप्लेन कर रहा है कि सडन पेनलेस पहले से कम हो रहा था विजन, लेकिन अभी अचानक से 7 दिन में सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन, जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी इसकी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ हिस्ट्री प्रेजेंटिंग इलनेस में ये 6 मंथ से उसका विजन डिटेरियोरेट क्यों कर रहा है, कोई बता सकता है रीजन, कोई बता सकता है व्हाई देयर इज? हो सकता है, पीवीडी हो सकता है। पीवीडी हो गया, उसमें विजन कम नहीं होता है, पीवीडी फ्लोटर्स तो ठीक है, पीवीडी है, सर पीवीडी। कैटरेक्ट और विट्रेस डिजनरेशन। हाँ वेरी गुड, कैटरेक्ट और विट्रेस डीजन, देखो कैटरेक्ट की वजह से हो सकता है कि हाँ, क्योंकि इसमें जो कैटरेक्ट जो न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस है वो उसका स्पीड अप हो जाता है एकदम, क्या होता है वहां पे जो स्क्लेरोसिस है वो स्पीड अप होने लगता है, तो वहां पे बढ़ने लगता है न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस। इसके अलावा देखो ये हो सकता है, विट्रेस डिजेनरेशन हो सकता है, वेरी गुड। इसके अलावा फ्लोटर पीवीडी हो सकता है, वो भी हो सकता है धीरे धीरे। लेकिन इसके अलावा एक कॉज और है जो अभी रिसेंट रिसर्चेज में चल रहा है, दैट इज द फंक्शनल लॉस ऑफ विजन। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना,
डायबिटिक नेफ्रोपैथी हुई है, मान लिया डायबिटिक नेफ्रोपैथी हुई है, डायबिटिक रेटिनोपैथी कुछ मिल ही नहीं रहा है आपको, रेटिना में कोई फाइंडिंग मिल ही नहीं रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेटिना अफेक्टेड नहीं है, रेटिना भी अफेक्टेड हो सकती है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मना नहीं कर सकते। अगर रेटिना में कोई फाइंडिंग नहीं मिल रही है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी मिल रही है, न्यूरोपैथी मिल रही है, लेकिन रेटिना में फाइंडिंग आपको नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को रेटिना में कुछ हो ही नहीं रहा है। हो सकता है कभी कभी वहां पे फंक्शनल लॉस होता है, पेशेंट को फंक्शनल लॉस होता है, फंक्शनल लॉस ऑफ विजन होता है, वहां पे आपको कोई एनाटॉमिकल कोई चेंजेस आपको दिखाई नहीं देते हैं रेटिना में, लेकिन फंक्शनल लॉस यानी ये जो डायबिटीज है, हमारे ब्लड शुगर लेवल है जो इंक्रीज करता है, इसके मेटाबॉलिक जो वेस्ट है और इसके जिससे जो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं ना, ये जो नर्व फाइबर है इसको धीरे धीरे डैमेज करते जाते हैं, डैमेज करते जाते हैं, तो ये डैमेज करते करते वहां पे क्या हो सकता है, फंक्शनल लॉस मिलता है, एनाटॉमिकल वहां पे कोई पैथोलॉजी नहीं है, फिर भी फंक्शनल लॉस मिल सकता है डायबिटीज के पेशेंट में, तो इसको हम बोलते हैं डायबिटिक न्यूरो रेटिनोपैथी, डायबिटिक इसको हम बोलते हैं डायबिटिक न्यूरो रेटिनोपैथी, न्यूरो रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल लॉस भी हो सकता है रेटिना में, अगर आपको कोई एपेरेंट फाइंडिंग नहीं मिल रही, साइंस नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, डायबिटिक न्यूरो रेटिनोपैथी की वजह देयर इज क्वालिटेटिव लॉस ऑफ विजन, क्वालिटेटिवली यहाँ पे विजन जो है वो लॉस होता है, क्वालिटेटिव लॉस होता है क्योंकि यहाँ पे आपको दिखता नहीं है कोई लीजन, तो क्वालिटेटिव लॉस ऑफ विजन होता है, लॉस इन पेशेंट, ठीक है, विदाउट एनी एपेरेंट पैथोलॉजी, विदाउट एनी एपेरेंट पैथोलॉजी, एपेरेंट पैथोलॉजी, तो ये याद रखना। तो ये हो सकता है कि हाँ न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस हो, वहां पे जो न्यूक्लियर मैंने बताया भी न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस होता है, तो वहां पे चांसेस बढ़ जाता है कैटरेक्ट फॉर्मेशन का, स्पीड अप हो जाता है कैटरेक्ट फॉर्मेशन। और इसके अलावा भी मेनली इसमें न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस नहीं मिलता है, डायबिटीज के पेशेंट में क्या मिलता है, कौन सा कैटरेक्ट मिलता है, कोई बता सकता है? ठीक है। तो अब देखो इसमें भी पूछा जाता है, इसमें भी वाइवा क्वेश्चन बनता है, अगर एक्यूट राइज होता है, अगर ब्लड शुगर एक्यूट राइज होता है तो कौन सा कैटरेक्ट बनेगा, यहाँ पे क्या कौन सा कैटरेक्ट फॉर्मेशन होगा, और अगर क्रोनिक राइज अगर होता है, क्रोनिक राइज होता है ब्लड शुगर लेवल, तो कौन सा यहाँ पे कैटरेक्ट मिलेगा, कोई बता सकता है? विच कैटरेक्ट यू कैन सी इन एक्यूट राइज ऑफ ब्लड शुगर लेवल? एक्यूट में कॉर्टिकल कैटरेक्ट सर। कॉर्टिकल कैटरेक्ट, वेरी गुड, ये याद रखना, कॉर्टिकल कैटरेक्ट जो है इसके चांसेस बढ़ते हैं इन एक्यूट राइज ऑफ ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। क्रोनिक राइज इन द ब्लड शुगर लेवल में आपको क्या मिलता है, कौन सा कैटरेक्ट? पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरेक्ट और दिस स्नोफ्लेक कैटरेक्ट, स्नोफ्लेक कैटरेक्ट क्रोनिक राइज ऑफ द ब्लड शुगर लेवल में मिलता है, तो ये याद रखना, ये एक्यूट राइज में नहीं है स्नोफ्लेक, तो ये वाइवा का क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर आपसे वाइवा में पूछता है, ठीक है। तो ये कॉज हो सकता है कि 6 मंथ से पेशेंट को विजन लॉस है, ग्रेजुअल विजन लॉस है, और अचानक से अभी क्या हो गया 7 डेज से सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन हो गया। इसके बाद ये फ्लोटर्स की हिस्ट्री यहाँ पे दे रहा है, तो हो सकता है पेशेंट को पीवीडी हुआ, उसका भी फ्लोटर होता है, और मेनली होता क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इसमें कॉर्निया में क्या होता है, कोलेजन क्रॉस लिंकिंग होती है, वैसे ही विट्रियस में क्या होता है, विट्रियस में भी, विट्रियस इज ऑल्सो अ बॉडी, इट्स नॉट अ लिक्विड, इट इज ऑल्सो अ बॉडी, ये भी बॉडी है, तो इसमें भी कोलेजन क्रॉस लिंकिंग होती है। तो इसमें होता क्या है, ये कोलेजन क्रॉस लिंकिंग एब्नॉर्मल हो जाती है, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, वो डायबिटीज में जो फ्री रेडिकल वगैरह टॉक्सिसिटी टॉक्सिन्स निकलते हैं, वो क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो कोलेजन क्रॉस लिंकिंग है उसको एब्नॉर्मल कर देते हैं। तो ये कोलेजन क्रॉस लिंकिंग एब्नॉर्मल होगा तो क्या होता है, धीरे धीरे विट्रियस लिक्विफिकेशन होने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रीकोशियस लिक्विफिकेशन, प्रीकोशियस लिक्विफिकेशन ऑफ विट्रियस, लिक्विफिकेशन ऑफ विट्रियस, तो ये मिलने लगता है ऐसे पेशेंट में, तो वहां पे चांसेस ऑफ फ्लोटर्स के बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, ये पॉजिटिव हिस्ट्री में आ गई कि पेशेंट ने 6 मंथ से हिस्ट्री दे रहा है ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ विजन, और उसके बाद उसने फ्लोटर्स नोटिस किए हैं, और उसके बाद 7 डेज से उसको सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन की हिस्ट्री है। इसके अलावा देखो he also give the history of the distorted vision since 7 days, इसमें बता सकते हो क्या सजेस्ट कर रहा है ये? वेरी गुड, इट सजेस्ट द मैकुलर एडिमा, मैकुलर एडिमा, तो ये पॉजिटिव फाइंडिंग हो गई। इसके अलावा अगर डिस्टॉर्टेड विजन की हिस्ट्री नहीं देता है ना, तो पेशेंट कैन कंप्लेनिंग ऑफ द पैरासेंट्रल स्कोटोमा की, कभी कभी देता है पैरासेंट्रल स्कोटोमा, ये हेमरेज की वजह से भी हो सकता है और मैकुलर एडिमा की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा स्कोटोमा और कोई स्कोटोमा की मेटामॉर्फोप्सिया भी हो सकता है पेशेंट को, वो तो यही होगा डिस्टॉर्टेड, ठीक है। अब ये तो हमने ले लिया पॉजिटिव हिस्ट्री, ये
ये जो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस है ये मेनली सजेस्ट कर रहा है कि ये डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं लेके चलेंगे कि ये डायबिटिक रेटिनोपैथी है केवल, ठीक है। विल ऑल्सो रूल आउट अदर डीडी, जो हमने यहाँ पे दूसरी डीडी बनाई थी डायबिटिक रेटिनोपैथी के अलावा, कि सीआरए हो सकता है, सीआरए हो सकता है, सीआरबी हो सकता है, मैकुलर एडिमा हो सकता है, आरडी, इन सबको भी हमने रूल आउट करना है। कैसे रूल आउट करेंगे? नो हिस्ट्री ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ विजन ऑन वेकिंग इन द मॉर्निंग, ये किसको रूल आउट करता है मुझे बताओ? CR Vivo. सीआर, अधिकतर ये मेनली सीआरबीओ में मिलता है, और भी हर कई जगह मिल सकता है, बट मेनली दीज आर द इंडिकेटिव ऑफ द सीआरबीओ। तो यहाँ पे रूल आउट हो जाता है सीआरबीओ। अमोरोसिस फिगेक्स की हिस्ट्री नहीं है, नो हिस्ट्री ऑफ, ये नेगेटिव हिस्ट्री है पूरी, तो ये भी लेनी जरूरी है अपने डीडी को रूल आउट करने के लिए, बाकी डीडी को रूल आउट करने के लिए। नो हिस्ट्री ऑफ अमोरोसिस फिगेक्स, ये किसको रूल आउट कर रहा है? CR Vivo. वेरी गुड, इट रूल आउट दी सीआरएओ, ये सीआरएओ के लिए नेगेटिव हिस्ट्री है। ये ऐसा नहीं है कि सीआरएओ में ही ज्यादा मिल, सीआरबीओ में भी मिल सकता है, बट मोस्ट कॉमनली सीन इन द सीआरएओ एज कंपेयर टू सीआरएओ, ठीक है। इसके अलावा नो हिस्ट्री ऑफ फॉलिंग ऑफ ब्लैक कर्टेन इन द विजुअल फील्ड, ये किसको रूल आउट कर रहा है? कौन सी? Retinal detachment. आरडी को रूल आउट कर रहा है, वेरी गुड, ठीक है। और नो हिस्ट्री ऑफ फोटोप्सिया, ये भी आरडी में मिलता है, फोटोप्सिया भी, लेकिन इसमें फ्लोटर्स भी मिलते हैं, और वो फ्लोटर्स जो है ये है, बाकी ब्लैक कर्टेन की हिस्ट्री नहीं है, फोटोप्सिया की हिस्ट्री नहीं है। अधिकतर पेशेंट में फ्लोटर्स पहले मिलते हैं फोटोप्सिया से, अगर आरडी का पेशेंट रहता है, ठीक है। अब देखो लास्ट में देखो, कोई भी पेशेंट है उसमें, मतलब कोई भी केस आपके पास आया है उसमें ट्रॉमा की हिस्ट्री लेनी बहुत जरूरी, क्योंकि ट्रॉमा के मल्टीपल पैथोलॉजी होती है हमारी आई में। ये ग्लोकोमा भी कराता है, कैटरेक्ट भी कराता है, और रेटिना में भी हेमरेज करा सकता है, तो इसीलिए ट्रॉमा की हिस्ट्री रूल आउट करना मत भूलना, क्योंकि इसको एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में, कि कई सारी ऐसी पैथोलॉजी होती है हमारी आई में या हमारी रेटिना में जो ट्रॉमा की वजह से होती है, इसीलिए इसकी हिस्ट्री जरूर लेना एट लास्ट। ट्रॉमा की हिस्ट्री आप लोगों ने नहीं ली। क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? Yes. अब देखो नेक्स्ट ये हो गया हमारी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हिस्ट्री ले लिया। हम अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बताया डीडी को रूल आउट कर दिया। अब हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन बन रही है कि हो सकता है पेशेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी का हो, क्योंकि जितने भी डीडी थे हमने वो रूल आउट कर दिए हैं, और डायबिटीज की मोस्ट कॉमन फाइंडिंग हमें इसमें मिल रही है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में। अब मैंने बताया ठीक है, आपके दिमाग में आ गया कि हाँ डायबिटीज हो सकता है, तो अब आपने यहीं पे रुकना नहीं है, आपका डायग्नोसिस, आपके दिमाग में इमेजिनेशन हो रहा है कि हाँ डायबिटीज हो सकता है। मैंने बताया यहाँ पे रिस्क फैक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये डायबिटीज तब तक परसिस्ट करेगी जब तक आप रिस्क फैक्टर को रूल आउट नहीं करते हैं, या रिस्क फैक्टर पे काम नहीं करते हैं। कॉज पे काम करेंगे तभी इफेक्ट आएगा परमानेंट, ठीक है, अदरवाइज टेम्पररी ट्रीटमेंट होगा पेशेंट का, परमानेंट नहीं होगा। तो अब देखो हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस में मैंने बताया आप लोगों को, बाकी जितनी भी हिस्ट्री लेंगे उसमें हम क्या करेंगे, रिस्क फैक्टर को रूल आउट करेंगे, कोई रिस्क फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे पेशेंट हाइपरटेंसिव भी है, पेशेंट इज हाइपरटेंसिव भी है, डायबिटिक भी है सिंस 10 ईयर्स, 10 साल से पेशेंट डायबिटिक है और हाइपरटेंसिव है, ठीक है। तो ये दोनों रिस्क फैक्टर हैं, ये दोनों डायबिटिक रेटिनोपैथी कॉज कराते हैं, तो ये हमारे दिमाग में एक आ गया। अब देखो पेशेंट इज ऑल्सो नोन केस ऑफ इस्चीमिक हार्ट डिजीज सिंस 2 ईयर्स, 2 साल से उसको इस्चीमिक हार्ट डिजीज है। तो मैंने बताया था कि कार्डियोवास्कुलर एब्नॉर्मेलिटी अगर होती है तो वहां पे भी डायबिटिक रेटिनोपैथी वर्सन करता है। तो यहाँ पे ये इस्चीमिक हार्ट डिजीज, हार्ट की प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो इट कैन ऑल्सो वर्सन द डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो ये हो गया, ये हमारी पॉजिटिव हिस्ट्री में आ गया, पॉजिटिव हिस्ट्री में आ गया, ठीक है। अब मैंने बताया कि हार्ट में इस्चीमिक हो गया, डायबिटिक हो गया, हाइपरटेंसिव हो गया, इसके अलावा नेगेटिव हिस्ट्री में हम क्या लेंगे, नेफ्रोपैथी तो नहीं है पेशेंट को, तो नेफ्रोपैथी में कोई भी रीनल डिसीज तो नहीं है पेशेंट से, हम ये हिस्ट्री रूल आउट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम एनीमिया, मैंने बताया था एनीमिया पेशेंट को पता रहता है, अगर थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया वगैरह होता है पेशेंट को, ल्यूकीमिया वगैरह भी होता है, तो उसे पता होता है कि हाँ उसे एनीमिया है। अगर नहीं है तो साइंस हमने देखना है एनीमिया के पेशेंट में प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री एनीमिया की हिस्ट्री, ये नेगेटिव हिस्ट्री है, ये रूल आउट करनी है, क्योंकि ये भी मैंने कहा कि डायबिटिक रेटिनोपैथी को वर्सन करता है, तो इसीलिए इनकी हिस्ट्री भी लेनी जरूरी है और इनको भी ट्रीट करना जरूरी है। आपसे ट्रीट होता है एज ए जनरल फिजिशियन, वैसे आपको जितना पता होता है एनीमिया, जैसे अगर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया तो आयरन की टेबलेट दे देते हैं। रीनल डिसीज कुछ कुछ ऐसी रहती हैं जिसको हम रूल आउट कर सकते हैं कि
KFT करके सीरम यूरिया क्रिएट करके उसके बाद हम फिर रेफर कर देते हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट में, ठीक है, वहां पे फिर इसका मेन ट्रीटमेंट चलता है। बट you have to rule out these diseases if patient coming with you with the complaining of these all renal disease or anemia or any other disease, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में आपने इसको रेफर करना है ताकि इसका जो रिस्क फैक्टर है वो रूल आउट हो, वो रिस्क फैक्टर ट्रीट हो, और जब रिस्क फैक्टर ट्रीट होगा तभी ये पेशेंट परमानेंटली ट्रीट कर पाओगे आप। केवल आपको रेटिनल फाइंडिंग ट्रीट करके कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा एक और हिस्ट्री है इसमें, कोई बता सकता है? अगर ये तो वैसे मेल पेशेंट है, अगर फीमेल पेशेंट होता है तो उसमें एक हिस्ट्री और है प्रेगनेंसी की हिस्ट्री। प्रेगनेंसी की हिस्ट्री अगर होती है पेशेंट फीमेल पेशेंट में तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है, ये हमने रिस्क फैक्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ आया कि रिस्क फैक्टर भी इतना इंपॉर्टेंट है ताकि आप जो भी हिस्ट्री ले रहे हैं आपको दिमाग में रहना चाहिए, रिस्क फैक्टर भी इमेजिन होने चाहिए। वो इमेजिन होंगे तभी आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जो जितनी भी हिस्ट्री ले रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, पास्ट इलनेस, बाकी आगे सर्जिकल हिस्ट्री हो गए, फैमिली हिस्ट्री हो गए, पर्सनल हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, उसी रिस्क फैक्टर के बेसिस पे आप इन सबको रूल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस। अब आगे हम बात करते हैं पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। अब देखो ये सारी हिस्ट्री ऐसी हैं जिसमें हम रिस्क फैक्टर रूल आउट कर रहे हैं ताकि हमारी जो डिसीज है वो परमानेंटली क्योर हो। तो इसमें लिखा हुआ है नो एनी हिस्ट्री ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी। तो इसमें कैटरेक्ट सर्जरी की हिस्ट्री लेनी क्यों जरूरी है, मुझे बता सकता है कोई? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग दिस कैटरेक्ट सर्जरी प्रीवियसली? Irving gas syndrome. Twofold increase will be there, sir. In fact, with Facao investigation. इरविन गैस सिंड्रोम भी हो सकता है, और Twofold क्या? increase of diabetic retinopathy, sir. हाँ, वेरी गुड। ये कुछ कुछ ऐसी स्टडी आई हैं जिन्होंने ये बताया है कि अगर पेशेंट को फैको इमल्सिफिकेशन होता है, अगर पेशेंट को फैको इमल्सिफिकेशन होता है, फैको इमल्सिफिकेशन, तो वहां पे चांसेस 2 गुना बढ़ जाते हैं डायबिटिक, ट्वाइस द चांसेस ऑफ, 2 फोल्ड इंक्रीज हो जाते हैं, 2 फोल्ड देयर इज इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, रिस्क ऑफ। हालांकि ये ज्यादा प्रूवन नहीं है लेकिन कुछ कुछ स्टडी में ये बताया गया है कि 2 फोल्ड इंक्रीज हो जाता है रिस्क ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है। और ये तो है ही है, पोस्ट कैटरेक्ट सर्जरी पेशेंट को इरविन गैस सिंड्रोम हो सकता है। तो अब देखो यहाँ पे ये बताया है, तो यहाँ पे वाइवा का क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन इरविन गैस सिंड्रोम एंड डायबिटिक मैकुलर एडिमा? डायबिटिक मैकुलर एडिमा और इरविन गैस सिंड्रोम को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, कोई बता सकता है? माइक्रोएन्यूरिज्म और वेरी गुड। इसमें माइक्रो एन्यूरिज्म मिलता है, इसमें नहीं मिलेगा। और माइक्रो, और क्या? कॉटन डिस्पोज। एक्सुडेट्स मिल सकते हैं इसमें, हार्ड एक्सुडेट मेनली मिलते हैं, इसमें दिखते हैं, इसमें नहीं मिलेंगे। इसके अलावा एक एफएफपी फाइंडिंग भी है, वो याद कर लेना। हाँ, इसमें डिस्क स्टिपलिंग, क्योंकि ये लीकेज की वजह से, ये लीकेज की वजह से होता है, तो डिस्क में भी लीकेज, लेट लीकेज मिलता है, तो डिस्क में स्टिपलिंग मिलेगा, इसमें स्टिपलिंग नहीं मिलता है। इसमें स्मॉल, क्योंकि ये मेनली इन्फ्लेमेशन की वजह से है, इन्फ्लेमेशन की वजह से है, तो स्मॉल स्मॉल वेसल जहां भी होंगी वो लीक करेंगी। तो यहाँ की जो स्मॉल स्मॉल वेसल लीक करते हैं तो यहाँ पे डिस्क स्टिपलिंग मिलता है, लेट लीकेज मिलता है, यहाँ पे डिस्क में स्टिपलिंग मिलता है, हाइपरफ्लोरेसेंट स्टिपलिंग मिलती है। तो ये याद रखना, ये वाइवा का क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इरविन गैस सिंड्रोम एज वेल एज इन द डायबिटिक मैकुलर, ठीक है। इसके बाद अब मैंने नेक्स्ट बताया नो हिस्ट्री ऑफ रेटिनल लेजर, नो हिस्ट्री ऑफ इंट्राविट्रेल इंजेक्शन। इन दोनों की हिस्ट्री लेनी क्यों जरूरी है, एग्जाम में पूछेगा आपसे। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू टेक द हिस्ट्री ऑफ इंट्राविट्रेल इंजेक्शन एंड द रेटिनल लेजर? क्यों इम्पोर्टेंट है ये हिस्ट्री? माइक्रो इस्कीमिया सर, पेशेंट को पहले इस्कीमिया रहा है या नहीं रहा है वो रूल आउट होगा, और फर्दर मैनेजमेंट में ये हेल्प कि पेशेंट को रेटिनल लेजर भी हो सकता है, हो चुका है, इंट्राविट्रेल इंजेक्शन भी ले चुका है, तो फर्दर आप क्या मैनेज, कैसे मैनेज करेंगे, ये इस पे डिपेंड करेगा कि क्या क्या उसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल चुका है, ठीक है। उसी के आगे फिर फर्दर आप प्रोसीड करेंगे जब तक आपको ये ट्रीटमेंट, इसीलिए ये ट्रीटमेंट हिस्ट्री लेनी जरूरी है कि आप फर्दर क्या मैनेजमेंट करेंगे इस पेशेंट का, इवन आफ्टर गिविंग लेजर, आफ्टर इंट्राविट्रेल इंजेक्शन द पेशेंट इज नॉट रिजॉल्विंग, देन व्हाट यू कैन डू इन दैट केस। तो उसमें आता है कि परसिस्टेंट अगर डायबिटिक मैकुलर एडिमा है, रिकैल्सिट्रेंट डायबिटिक मैकुलर एडिमा है, तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन रहती हैं जिसमें हम और आगे स्टेरॉइड्स वगैरह यूज करते हैं, इंट्राविट्रेल इम्प्लांट करते हैं। तो वो आप लोगों ने याद रखना है कि इसलिए ये हिस्ट्री लेनी जरूरी है। ये आपसे वाइवा में पूछते हैं, आप ये लिख तो देते हैं लेकिन आपको पता नहीं रहता आपने ये क्यों लिखा है, आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए हर पॉइंट का, जो भी पॉइंट आप इसमें केस प्रेजेंटेशन में लिखते, ठीक है। ये हो गया हमारा पास सर्जिकल हिस्ट्री। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्जिकल हिस्ट्री के बाद फैमिली हिस्ट्री।
पर्सनल हिस्ट्री और ड्रग हिस्ट्री। तो फैमिली हिस्ट्री, कई ऐसी भी फैमिलीज रहते हैं इसमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन रन करता है, पेरेंट्स से बच्चों में आता है, बच्चों से फिर आगे फर्दर फैमिली में रन करता है, तो इस पेशेंट में नहीं है, देयर इज नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ द डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। पर्सनल हिस्ट्री में स्मोकिंग, अल्कोहल इनटेक और टोबैको च्यूइंग, इसकी हिस्ट्री लेनी क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हमें अगर और कोई रिस्क फैक्टर नहीं मिलता है ना, तो पूरा का पूरा ब्लेम जो है इनके ऊपर ही आ जाता है। अगर पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल इनटेक है, अगर टोबैको च्यूइंग है, तो अगर ये पेशेंट में अगर प्रेजेंट है पर्सनल हिस्ट्री में, हमें और कोई रिस्क फैक्टर मिल ही नहीं रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसी पे वर्क करना शुरू करते हैं, इसी पे पूरा का पूरा ब्लेम थोप देते हैं कि इसी की वजह से हो रहा होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, अगर पेशेंट को मान लिया माइल्ड अगर एनपीडीआर है, माइल्ड एनपीडीआर है, बाकी सारी हिस्ट्री नेगेटिव है, यहाँ पे आपने यहाँ से लेके सारी हिस्ट्री ले ली, सारी हिस्ट्री नेगेटिव है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा प्री डायबिटिक, जैसे प्री पेरीमेट्रिक ग्लूकोमा होता है ना, वैसे अभी रिसेंट रिसर्च में चल रहा है प्री डायबिटिक पेशेंट होता है, प्री डायबिटिक। ठीक है, तो प्री डायबिटिक में क्या होता है, डायबिटीज उतनी नहीं होती पेशेंट में, फिर भी उसमें फंडस में कुछ कुछ फाइंडिंग मिलती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये रिस्क फैक्टर, पर्सनल रिस्क फैक्टर भी एक्ट करते हैं उस केस में। तो फिर हम उस केस में क्या बोलते हैं, पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप, और ये अगर कोई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो उसको फिर ये सब अवॉइड करने के लिए बोलते हैं कि ये सब अवॉइड करना। इसीलिए पर्सनल हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस ये है। ठीक है, उसके अलावा ड्रग हिस्ट्री तो मैंने बताया, पेशेंट को और भी डिसीजेज थी, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था हाइपरटेंसिव था, डायबिटिक के साथ साथ इस्चेमिक हार्ट डिजीज था, तो यहाँ पे फिर वो ड्रग हिस्ट्री में आपने मेंशन करना है कि पेशेंट इज ऑन द मेडिकेशन ऑफ डायबिटीज, यहाँ पे डायबिटिक मेडिकेशन पे था पेशेंट। ठीक है, और उसके बाद हाइपरटेंसिव मेडिकेशन पे भी था, और एंटी प्लेट इस्चेमिक हार्ट डिजीज थी उसमें उसको एंटी इस्चेमिक हार्ट डिजीज थी उसमें एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन पे था। तो अब देखो, एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो वो रहता है क्या, एस्पिरिन, इसके लिए ये वैसे तो हम देते हैं, इसके लिए ब्लड थिनर के लिए यूज होता है इन केस ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिजीज, एस्पिरिन। लेकिन एस्पिरिन अगर इसमें यूज हो रहा है ऑलरेडी, तो फिर क्या है, इसके लिए स्टडी की, किसने स्टडी की? ईटीडीआरएस ने स्टडी की कि क्या इसका कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, इससे कुछ बेनिफिट आ रहा है रेटिना में या नहीं आ रहा है। अगर हार्ट डिजीज को इससे हम ट्रीट कर रहे हैं एस्पिरिन से, तो इज देयर एनी बेनिफिट, इज देयर रोल ऑफ दिस एस्पिरिन इन डायबिटिक रेटिनोपैथी? कुछ रोल है, तो इसके रिजल्ट ये आया है कि देयर इज नो नाइदर इम्प्रूव और नोर वर्सन द रेटिनोपैथी। तो इसका इंटरवेंशन ट्रायल हुआ है, ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, इंटरवेंशन ट्रायल। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या है, इसका मेन रिजल्ट ये है, इट नाइदर इम्प्रूव्स, ठीक है, नॉर वर्सन दी रेटिनोपैथी, नॉर वर्सन दी रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी को ना तो ये इम्प्रूव करता है ना वर्सन करता है। तो ये ईटीडीआरएस ने स्टडी की थी कि क्या एस्पिरिन का कोई रोल है या नहीं। ठीक है, इसके बाद देखो, अगर आपको मेडिकेशन पता है ना, कौन सी मेडिकेशन, मान लिया डायबिटीज के लिए पेशेंट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग ले रहा है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग ले रहा है, तो इसमें अगर आपको मेडिकेशन पता चल जाती कौन सी मेडिसिन ले रहा है, कौन सा ट्रीटमेंट ले रहा है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं पता चलता है तो फिर आप लिख देंगे यहाँ पे ट्रीटमेंट विच मेडिकेशन इज टेकिंग, इट इज नॉट नोन, ड्रग इज नॉट, ड्रग ट्रीटमेंट इज नॉट नोन। ठीक है, आपको ड्रग नहीं पता चला है कि कौन सा ले रहा है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ले रहा है, इतना ही पता रहे तो ठीक है, इसके बाद वो कौन सा ड्रग ले रहा है ये पता करना क्यों जरूरी है? कोई बता सकता है मुझे? Macular edema exerted by the वेरी गुड। thiazolidine. हाँ, कुछ ऐसे भी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स रहते हैं जो कि मैकुलर एडिमा करा सकते हैं। ठीक है, कौन सा ड्रग कराता है, कोई बता सकता है मुझे? ग्लूकाजोन से। Pioglitazone. ओके, वेरी गुड। ठीक है, डायबिटिक मैकुलर एडिमा, ठीक है, ग्लीटाजोन्स कराता है। ठीक है, रोजी ग्लीटाजोन और पाएगा, तो ये याद रखना, ग्लीटाजोन्स जो रहते हैं, ग्लीटाजोन्स दे कैन कॉज द डायबिटिक मैकुलर एडिमा, ये ज्यादा से ज्यादा डायबिटिक मैकुलर एडिमा कॉज कराते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों ने याद रखना। दीज ऑल आर द फाइंडिंग, दीज ऑल आर द हिस्ट्री टेकिंग पार्ट, कि आपने ये सारी हिस्ट्री ली है रिस्क फैक्टर को रूल आउट करने के लिए, और आपके ट्रीटमेंट में अगर कोई बेनिफिट होता है इस हिस्ट्री से, तो ये आपने ओवरऑल अगर आपके दिमाग में है कि हाँ क्या क्या पिक्चर हो सकती है कि डायबिटीज के पेशेंट की क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, तो फिर उसके बेसिस पे आप ये सारे जितनी भी हिस्ट्री ली है हमने, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, पास्ट इलनेस, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, ये सब उसके रिस्क फैक्टर के बेसिस पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जंप करते हैं, दैट इज द एग्जामिनेशन पार्ट। ठीक है, तो अब देखो एग्जामिनेशन पार्ट में
जनरल एग्जामिनेशन, ओकुलर एग्जामिनेशन दोनों। तो जनरल एग्जामिनेशन तो ज्यादा हम नहीं करते हैं ना, एग्जामिनर ज्यादा ध्यान देता है। मैंने सीआरबीओ वाले केस में भी आप लोगों को बताया था, एग्जामिनर ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर भी आपने छोड़ना नहीं है ऐसी डायरेक्ट ओकुलर एग्जामिनेशन में नहीं जाना। मैंने पहले बताया आप लोगों को कि आप ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बाद में हैं, वो तो आप पास होने के बाद बनेंगे, पहले आप डॉक्टर हैं, ठीक है, नॉर्मल डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर हैं। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट तो आप बाद में बनेंगे। तो इसीलिए आपको जनरल एग्जामिनेशन यहाँ पे करना जरूरी है। क्यों? ताकि आप जो सिस्टमिक रिस्क फैक्टर है उसको रूल आउट कर सकें। हियर दिस जनरल एग्जामिनेशन इज मेनली एम टू रूलिंग आउट द सिस्टमिक रिस्क फैक्टर, सिस्टमिक रिस्क फैक्टर। सिस्टमिक रिस्क फैक्टर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, रूल आउट करेंगे, फैक्टर को रूल आउट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पल्स बीपी वगैरह लेंगे। हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो हाई बीपी आ सकता है, यहाँ पे हाई बीपी आ सकता है, ठीक है। मैंने बताया था न्यूरोपैथी कराता है तो यहाँ पे सीएनएस हम चेक करेंगे। इसमें नॉर्मली हम देखते हैं पेशेंट इज कॉन्शियस ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस पर्सन है या नहीं है। इसके अलावा नर्व आप चेक कर सकते हैं, 3rd 4th 6th नर्व, ये हमने डिस्कस किया था। तो आप उसको कोरिलेट करेंगे, नॉर्मली कनेक्ट करके आपने ये सारी फाइंडिंग्स को कोरिलेट करना है, जो भी मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट से लेके अभी तक पढ़ाया है, ठीक है। सारे इंटर रिलेट जब हो जाएगा ना तो आपकी केस हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो 3rd नर्व, 4th नर्व, 6th नर्व, या कोई पैरेसिस की हिस्ट्री है तो वो पैरेसिस देखना है, पैरालिसिस वगैरह तो नहीं हुआ है पेशेंट को, तो वो सीएनएस में आ जाएगा। सीवीएस में नॉर्मली पेशेंट का जैसे, हालांकि सीवीएस में एनीमिया वगैरह भी आ जाता है। एनीमिया वगैरह अगर आपको हिस्ट्री में नहीं मिला है तो देखेंगे आप कंजक्टिवल फेलियर वगैरह तो नहीं है, और सीवीएस में कोई हार्ट डिजीज तो नहीं है, वहां पे चलने पे कोई उसे सांस में तकलीफ तो नहीं होती है। नॉर्मली हम बीपी पल्स ही लेते हैं सीवीएस में, इतने में ही काम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कोई हार्ट अब एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, वहां पे हमें पूछना है, उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा बहुत लिखना है कि नॉर्मल है सीवीएस, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे पेशेंट को कभी कभी जो डायबिटिक मैकुलर एडिमा के पेशेंट रहते हैं या फिर डायबिटीज के पेशेंट रहते हैं, उसमें अस्थमा की हिस्ट्री भी लेनी जरूरी है। यहाँ पे अस्थमा अधिकतर रहता है, तो ये अस्थमा कैसे इफेक्ट करेगा मुझे बता सकता है? डायबिटिक रेटिनोपैथी कोई बता सकता है? डायबिटिक रेटिनोपैथी को अस्थमा कैसे अफेक्ट करेगा? Bronchitis and pleural effusion वेरी occurs. गुड। ये जो जब हम एंटी वेजेफ देते हैं ना डायबिटिक मैकुलर एडिमा में या फिर पीडीआर में, तो वहां पे ये क्या करता है, एंटी वेजेफ की आप लोग देखना, एंटी वीजीएफ के कॉम्प्लिक इसके साइड इफेक्ट में आता है, साइड इफेक्ट में आता है ब्रोंकाइटिस होता है, प्लूरल इफ्यूजन होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, प्लूरल इफ्यूजन होता है, प्लूरल इफ्यूजन होता है। तो ये इसकी कंडीशन को वर्स कर देगा अगर अस्थमा होगा। नॉर्मली अस्थमा के पेशेंट में ये देखा गया, अस्थमा के पेशेंट अधिकतर स्टेरॉइड वगैरह लेते रहते हैं तो ओबेस भी होते हैं, तो ओबेसिटी इज आल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसके अलावा ओबेस रहते हैं और स्लीप एपनिया सिंड्रोम भी रहता है ऐसे पेशेंट में, स्लीप एपनिया सिंड्रोम। तो यहाँ पे हाइपोक्सिया इस्कीमिया फर्दर वर्सन कर देगा डायबिटिक रेटिनोपैथी को, तो इसीलिए यहाँ पे ये अस्थमा की हिस्ट्री देनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो मैंने लास्ट में बॉवल ब्लैडर लिख दिया आप लोगों को, कई बार आप लोग लिख देते हैं बॉवल ब्लैडर नॉर्मल, ठीक है, लेकिन कभी कभी कोई पुराने एग्जामिनर पूछ लेते हैं व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक द हिस्ट्री ऑफ बॉवल ब्लैडर, कोई बता सकता है मुझे? Nephropathy, kidney हाँ swelling. वेरी गुड, किडनी नेफ्रोपैथी ऐसी हमारे, अगर कोई एब्जॉर्प्शन एबनॉर्मेलिटी है, अगर आयरन डिफिशियंसी वगैरह एबनॉर्मल, एब्जॉर्प्शन एबनॉर्मेलिटी है तो बॉवल एबनॉर्मल होगा वहाँ पे, ब्लैडर एबनॉर्मल है यानी वहाँ पे नेफ्रोपैथी हो सकता है पेशेंट को। तो इसीलिए हम हिस्ट्री लेते हैं, बॉवल ब्लैडर नॉर्मल है एबनॉर्मल है, वहाँ पे हमारा न्यूट्रिशन एज वेल एज हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये यहाँ पे हम रूल आउट करते हैं इस सिस्टम में। तो ये हमारा एम रहता है, तो हमें ज्यादा नहीं इसके बारे में डिटेल में, लेकिन छोड़ना भी नहीं है एग्जाम में क्योंकि इसका अलग से इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। तो ये याद रखना। अब हम जाते हैं ओकुलर एग्जामिनेशन। तो ओकुलर एग्जामिनेशन में पहले विजुअल एक्टिविटी कराते हैं। मैं यहाँ आपको विजुअल एक्टिविटी देता हूँ इस पेशेंट की, जो पेशेंट है, मैंने जो इस पेशेंट की बात की है राइट टाइम में, जिसको यहाँ पे ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। राइट टाइम में सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन है, सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन है, उसी में मेटामॉर्फोप्सिया था, मेटामॉर्फोप्सिया भी था, उसी में फ्लोटर्स भी थे, फ्लोटर्स भी थे। अभी विजुअल एक्टिविटी आपने चेक कराई तो विजुअल एक्टिविटी पेशेंट की है 6/36 राइट आई में, और लेफ्ट आई में है 6/12, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, व्हाट यू विल डू नाउ, बता। Pinhole. पिन Best होल, corrected वेरी visual गुड। इस acuity. हाँ बेस्ट The करेक्टेड, base corrected visual acuity. हाँ बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्टिविटी चेक करेंगे, वेरी गुड। अब यहाँ पे बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्टिविटी मान लिया मैंने यहाँ पे आप लोगों को 6/12 पार्शियल आई, ये आपकी 6/6 आ गई। अब मुझे बताओ क्या रीजन हो सकता है, कैन एनीबॉडी टेल कि ये
आपके दिमाग में कुछ इंडिकेट करता है, कुछ कोरिलेट करता है, कुछ आपके दिमाग में आपकी थियरी में जिस जो आपने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ आता है आपके दिमाग में, BCBA अगर ये आया है तो इससे रेटिनल पैथोलॉजी। रेटिनल पैथोलॉजी इतना तो समझ आता है, क्या इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ट्रीटमेंट में? यस सर। कैसे पड़ेगा बताओ मुझे। सर लेजर ट्रीटमेंट है सर उसके लिए। हाँ वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या है, ये हमें ट्रीटमेंट डिसाइड कौन सी ट्रीटमेंट मोडेलिटी हमने देनी है ये डिसाइड करता है ये विजन। अगर आप वेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्टिविटी जो है, अगर पेशेंट को प्रेजेंस ऑफ मैकुलर एडिमा है, प्रेजेंस ऑफ मैकुलर एडिमा है पेशेंट को, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था वहाँ पे कि अगर मोर देन 6/15 होता है तो वहाँ पे हम कोई भी एंटी वेजेफ दे सकते हैं, कोई भी एंटी वीजेफ दे सकते हैं। इसकी स्टडी हुई है, वो सारे एक जैसे सबके इक्वल इफिकेसी है। लेकिन अगर विजन लेस देन 6/15 है तो वहां पे क्या आता है, वहां पे जो ट्रायल हुआ है दैट सेज द एफलिबरसेप्ट इज मोर इफेक्टिव। एफलिबरसेप्ट इज मोर इफेक्टिव, यहाँ पे एफलिबरसेप्ट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये हमारे ट्रीटमेंट ट्रायल में इफेक्ट करता है। ठीक है, अब देखो यहीं पे देखो हम ये मिस कर जाते हैं, यहीं पे विजुअल एक्टिविटी के बाद आप कलर विजन भी लिख देना। कलर विजन नॉर्मल है अब नॉर्मल है, ये हमें स्टेटस बताता है। नॉर्मली इस चिहारा से चार्ट से हम करते हैं, लेकिन ये हमें बता देता है ऑप्टिक नर्व में तो कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है जिसकी वजह से सडन विजन लॉस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कलर विजन भी लेना है। कलर विजन कभी कभी इसमें भी डायबिटिक पेपिलोपैथी होता है, उसमें भी होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे वाइवा, ये आप लोगों ने लिखना है और मुझे सेंड करना है, ये आपका होमवर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायबिटिक पेपिलोपैथी एंड AI1, डायबिटिक पेपिलोपैथी एंड AI1, एंटी इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ये आपका होमवर्क है। ये आप लोगों ने डिफरेंस आप लोगों ने लिखना है और मुझे सेंड करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, आई बॉल चेक करते हैं। तो आई बॉल में मैंने यहाँ क्या किया, मैंने किया एक्स्ट्रा ओकुलर मूवमेंट किया और वो नॉर्मल आ रहा है। एक्स्ट्रा ओकुलर मूवमेंट, ऑल द डक्शन और वर्जन मूवमेंट, डक्शन और वर्जन मूवमेंट इज नॉर्मल, वर्जन मूवमेंट इज नॉर्मल। ठीक है, और आपकी अगर श्रद्धा हो तो आप ये भी बना सकते हैं, मूवमेंट वाला चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये चार्ट 1 2 ये चार्ट बनाया, ये डक्शन मूवमेंट है, ये वर्जन है। ये चार्ट भी बना सकते हैं, आपकी प्रेजेंट सारा नॉर्मल है फाइंडिंग या नहीं है, ये चार्ट भी बना। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ मैंने क्यों लिया ये एक्स्ट्रा ओकुलर मूवमेंट, कोई मुझे बता सकता है? Why I have taken? न्यूरोपैथी रूल ऑफ वेरी गुड। हाँ, थर्ड नर्व अगर पाल्सी है तो वहाँ पे ओकुलर मूवमेंट एबनॉर्मेलिटी होगी। ओकुलर मूवमेंट थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व, सिक्स्थ नर्व अगर पाल्सी है तो वहाँ पे ओकुलर मूवमेंट जो है उसमें एबनॉर्मेलिटी होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है एक्स्ट्रा। देखो ये कोरिलेट हो रहा है ना, बेसिक कंसेप्ट आपने जरूर पढ़ना है केस स्टडी करने से पहले। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ओकुलर मूवमेंट का इंपॉर्टेंस है। आईलिड में मुझे बता सकता है कोई क्या यहाँ पे आईलिड में मिल सकता है ऐसे पेशेंट में? व्हाट यू कैन सी इन द आईलिड? जेंसेलेस्मा। हाँ वेरी गुड। अभी तो देखो हाँ हाइपरलिपिडीमिया से एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे आपको ज़ेंथिलास्मा मिल सकता है। यू कैन सी ज़ेंथिलास्मा इन दिस पेशेंट which is suggestive of hyperlipidemia, systemic hyperlipidemia। ठीक है, ये मिल सकता है। इसके अलावा एक और आपको यहाँ पे हाँ वाइवा में पूछा जाता है कि अगर पेशेंट को अनकंट्रोल डायबिटीज है तो और क्या मिल सकता है, तो इसमें इन्फेक्शंस मिल सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, उसमें स्टाई मिल सकता है, पेशेंट को स्टाई मिल सकता है, ब्लेफराइटिस हो सकता है। तो ये भी आई में चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के अगर अनकंट्रोल डायबिटीज। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब आप लोग क्या करना है, या तो आप दोनों आईज का एक साथ लिख देना या फिर अलग अलग करके लिखना। अलग अलग अगर करके लिखोगे तो आपके लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। रादर देन अलग अलग लिखने के आप लोगों ने करना क्या है, एक टेबल बनानी है। जैसे मैंने तो यहाँ 4 से शुरू किया, आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड को भी क्या करना है इसी टेबल में इंक्लूड कर लेना है। और राइट आई और लेफ्ट आई करके यहाँ पे क्या करना है, अपनी फाइंडिंग लिखनी है। इससे ये होता है क्या, जल्दी हो भी जाता है और आपको वहाँ पे बताते भी बनता है। एग्जाम में वाइवा अगर हो रहा है तो एग्जामिनर को अगर देखता है तो उसको भी ये लगता है कि नहीं नहीं अच्छी फाइंडिंग लिखी है, और जल्दी हो जाता है क्योंकि टाइम उतना रहता नहीं, 20 मिनट रहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो आपने क्या करना है, ऐसे टेबल बना के आपने लिख देना है। तो मैं यहाँ आपको पॉइंट्स देते जा रहा हूँ। कंजक्टिवा जो है देयर इज नो कंजेशन, कंजक्टिवा में कोई कंजेशन नहीं, नो कंजेशन। आप लोग मुझे इंपॉर्टेंस बताते जाएंगे इसकी जो मैं लिखते जा रहा हूँ, देयर इज नो कंजेशन।
व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग दिस कंजेशन, ये वाइवा क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, ये आपसे पूछते चले जाएंगे एग्जामिनर। कंजेशन का हिस्ट्री क्यों लिया आपने, कंजेशन क्यों देगा आपने, Micro Nephritis aneurysm में present. माइक्रोएंजियो मिल सकता है। कंजेशन मेनली किस लिए कब मिलेगा, कंजक्टिवल कंजेशन, देर में भी nephritis में हाँ इन्फेक्शन हो सकता है, और नियोवास्कुलर ग्लूकोमा अगर होता है तो उसमें बहुत ज्यादा सर्कमसिलियरी कंजेशन मिल सकता है, और इन्फेक्शन हुआ, कंजक्टिवाइटिस हुआ अगर वहाँ पे इन्फेक्शियस, तो वहाँ पे भी आपको कंजेशन मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को ये भी समझना जरूरी है, यहाँ पे कॉर्निया, कॉर्निया क्लियर मैंने लिखा है, हालांकि यहाँ पे क्लियर लिखा है, क्लियर लिखा है। और इसके अलावा सेंसेशन, नॉर्मल सेंसेशन, नॉर्मल सेंसेशन। अब ये लोग तो, ये आप लोग तो समझ ही गए होंगे ये मैंने क्यों लिखा है एक्स्ट्रा, न्यूरोट्रोपिक न्यूरो, हाँ न्यूरोपैथी होने के चांसेस रहते हैं, डायबिटीज के पेशेंट में न्यूरोपैथी होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए हम सेंसेशन चेक करते हैं कि न्यूरोट्रोपिक केरेटोपैथी होने के चांसेस फ्यूचर में है या नहीं। ठीक है, सेंसेशन चेक करेंगे आप। ठीक है, इसके अलावा एनटीए चैम्बर तो डेप्थ हम चेक करते हैं, एनटीए चैम्बर की नॉर्मल डेप्थ, यहाँ पे भी नॉर्मल डेप्थ है। अब मुझे बताओ कि एनटीए चैम्बर में और मिल क्या सकता है, ये वाइवा क्वेश्चन बनेगी, व्हाट यू कैन फाइंड इन द एनटीए चैम्बर, cells and flare NVI सेल्स एंड फ्लेयर, इन केस ऑफ द एनबीआई अगर होता है तो उस केस में आपको सेल्स एंड फ्लेयर में मिल सकते हैं। इज देयर चांस ऑफ सैलो एनटीए चैम्बर, इज देयर इज एनी चांस ऑफ सैलो yes एनटीए sir. इसमें, इन विच केस यू कैन सी NVG sir. एनवीजी, एनवीजी के केस में अगर लास्ट फेज में आता है तो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा हो जाता है, वहां पे सैलो एनटीए चैम्बर। यहाँ पे तो नॉर्मल फाइंडिंग देखते जाना जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि डायग्नोसिस लास्ट में आप लोगों ने बनाना, मैं नहीं बनाऊंगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंजेशन नहीं, क्लियर कॉर्निया है, नॉर्मल डेप्थ है। आइरिस, मोस्ट इंपोर्टेंट, आइरिस में आप लोगों ने कलर और पैटर्न देखना होता। इस पेशेंट को नॉर्मल कलर है और नॉर्मल पैटर्न है, राइट में भी लेफ्ट में भी नॉर्मल कलर है, नॉर्मल पैटर्न। ठीक है, अब इसके बाद आइरिस में नॉर्मल कलर पैटर्न तो आपने देखा, और क्या चेक कर सकते हो एग्जामिनर ये वाइवा में पूछेगा, व्हाट यू कैन सी एनी अदर डायबिटिक पेशेंट, NVI. NVI, you can see NVI in diabetic patient. If there is ischemia in the fundus तो NVI मिलने का चांसेस रहता है। ठीक है, ये वाइवा में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है जब आप ये बताओगे नॉर्मल कलर नॉर्मल पैटर्न। ठीक है, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट प्यूपिल में। तो प्यूपिल में तो इस पेशेंट में मैं फाइंडिंग लिख देता हूँ, नॉर्मल सेंसिटिव है, नॉर्मल है और रिएक्टिव टू लाइट है, रिएक्टिंग टू लाइट, रिएक्टिंग टू लाइट। ठीक है, और सेम इसमें भी वही है। तो मुझे बताओ, ये तो नॉर्मल, नॉर्मल है, नॉर्मल एंड रिएक्टिंग टू लाइट, नॉर्मल एंड रिएक्टिंग, और क्या पीपल में फाइंडिंग मिल सकती है इसे, Agril Robertson. अर्गिल रॉबर्टसन पीपल, वेरी गुड, अर्गिल रॉबर्टसन पीपल मिल सकता है। और क्या मिल सकता है, Shifted pupil. Pupillary rough loss. पीपलरी रफ लॉस नहीं मिलता है इसी में, Ectropion uvea. वेरी गुड, वेरी गुड, एक्ट्रोपियन यूवीए मिलता है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है क्यों मिलता है ये, वो लोग सुन लें कि जो प्यूपिलरी मार्जिन, प्यूपिलरी रफ होता है ना, यहाँ पे अगर ये प्यूपिलरी एंटीए सरफेस है, यहाँ पे अगर फाइब्रोवास्कुलर प्रोलिफरेशन हुआ है तो वो क्या करता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी स्कार बनता है हमारी बॉडी में, उसका कॉन्ट्रैक्शन उसका एक फीचर रहता है लास्ट में। तो क्या करता है जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये जो प्यूपिलरी रफ है, इट इज नथिंग बट द पिगमेंटेड पोस्टीरियर पिगमेंटेड मेम्ब्रेन है ये आइरिस की। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको एंटीरियरली वो करता है, पुल करता है। तो ये एंटीरियरली पुल करके यहाँ पे फिर ये आ जाता है पिगमेंटेड लेयर, जिसको हम बोलते हैं एक्ट्रोपियन यूवी, ये मिल सकता है इसमें, एक्ट्रोपियन यूवी। और क्या प्यूपिल में मिल सकता है, कोई बता सकता है, इज देयर एनी Dilatation lag. हाँ, डिफिकल्टी इन डायलिटेशन मिल सकता है, यहाँ पे डिफिकल्टी इन डायलिटेशन, ये मोस्टली तो कवर होगा, डिफिकल्टी इन डायलिटेशन हो सकता है। ये वाइवा के सारे पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा और कुछ एक पॉइंट जो भूले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना जरूरी है, व्हाट यू कैन फाइंड, यू हैव टू सी RAPD, RAPD भी देखना जरूरी है। पिपलरी, प्यूपिल की बात आई और आपने RAPD नहीं बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर इस्कीमिया बहुत ज्यादा है, रेटिनल डैमेज है, अगर रेटिना में अगर पोस्टीरियर फंडस में एब्नॉर्मलिटी है, डिस्क में एब्नॉर्मल है, तो वहाँ RAPD मिल सकता है। ठीक है, दीज ऑल आर द फाइंडिंग फॉर दिस प्यूपिलरी प्यूपिल ऑफ दिस पेशेंट। नेक्स्ट देखो गोनियोस्कोपी, ये हम क्यों करते हैं गोनियोस्कोपी, ये तो सबको पता है। इस पेशेंट में एंगल के सारे स्ट्रक्चर, यानी
पोस्टीरियर पिगमेंटेड ट्रेबेकुलम मेसवर्क तक दिख रहा है, पिगमेंटेड ट्रेबेकुलम मेसवर्क तक अगर दिख रहा है, इसका मतलब मोस्टली ओपन एंगल होता है। तो कभी कभी हम ऐसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं, सुपीरियर इंफीरियर में क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे कभी कभी लिखते हैं। हर जगह कई कई इंस्टीट्यूट में इसके अलग अलग वो है, नोटेशंस हैं। तो आप अगर ये ओपन एंगल भी लिख देते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। ये मेनली ग्लूकोमा वाले में ये नोटेशंस लिखते हैं, ठीक है। तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ग्लूकोमा का केस देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे केवल ये देखना है, यहाँ पे ओपन एंगल है, ठीक है। अगर पेशेंट को एनवीए है, यहाँ पे और भी गोनियोस्कोपी में फाइंडिंग हम क्या देख सकते हैं, एनवीए देख सकते हैं, तो मैंने बता दिया। और क्या देख सकते हैं, कोई बता सकता है इसके अलावा? इज देयर एनी अदर फाइंडिंग यू कैन सी इन दी एंगल? There is also chances of presence of the pigment at the angle. पिगमेंटेशन के भी चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, ये जो पीपल है, पीपल अगर यहाँ पे नियोवास्कुलराइजेशन है, ये जो पिगमेंटेड यहाँ पे पिपलरी रफ है, ये एंटीरियरली यहाँ पे इतना ज्यादा अगर प्रोसेस हो रहा है, इसको एंटीरियरली पुल कर रहा है और यहाँ पे पूरा आइरिस में एब्नॉर्मलिटी हो रही है, तो यहाँ पे पिगमेंट शेडिंग होती है। तो वो पिगमेंट शेडिंग कहाँ जाती है? वो एंगल्स पे फिर वो पिगमेंटेशन आपको दिखता है। तो पिगमेंट भी मिलते हैं, रेयर फाइंडिंग है, लेकिन पिगमेंट्स भी मिल सकते हैं आपको एंगल पे। अगर क्रोनिक एनवीआई का केस है या फिर एक्ट्रोपियन यूवीए का केस है, तो पिगमेंट भी मिल सकते हैं, एनवीए भी मिल सकता है। तो ये फाइंडिंग आपने अपने दिमाग में रखनी है। ये वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है। वाइवा में कितना डायमेंशन तक कवर कर सकते हैं ना, इससे ज्यादा डायमेंशन कवर नहीं करेंगे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दिस इज द मैक्सिमम डायमेंशन दैट दे कैन कवर इन दिस केस प्रेजेंटेशन, ठीक है। मैं सारी फाइंडिंग्स आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आईओपी। इस पेशेंट में आईओपी नॉर्मल है। नॉर्मल आईओपी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 17 mmHg है राइट आई में, 17 mmHg है राइट आई में, और लेफ्ट आई में 18 mmHg, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा ही डिफरेंस है। ये फाइंडिंग हो गई इसकी आईओपी की। तो नॉर्मल आईओपी है, इसमें लगभग सारी फाइंडिंग नॉर्मल है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारी फाइंडिंग नॉर्मल है, ठीक है। तो अभी आप लोग ध्यान देते जाएंगे क्या क्या नॉर्मल फाइंडिंग आई थी, अभी अभी सारी फाइंडिंग नॉर्मल है। लेंस में देखो, लेंस में क्या मिलेगा? राइट आई में ध्यान से देखना है आप लोगों ने, राइट आई में इस पेशेंट में स्नोफ्लेक कैटरेक्ट है, स्नोफ्लेक कैटरेक्ट है, स्नोफ्लेक कैटरेक्ट है, स्नोफ्लेक कैटरेक्ट प्रेजेंट along with न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस ग्रेड 2, ठीक है। और लेफ्ट आई में इस पेशेंट को केवल न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस है ग्रेड 2। अब ये करता क्या है, देखो हालांकि ये पेशेंट 45 ईयर्स का है, न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस मिलना 45 में इतना इजी नहीं है, लेकिन जो डायबिटीज है वो कर क्या देता है, ये रैपिड प्रोग्रेशन कर देता है कैटरेक्ट को, सेनाइल कैटरेक्ट को। देयर इज रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ सेनाइल कैटरेक्ट, रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ कैटरेक्ट, प्रोग्रेशन ऑफ कैटरेक्ट। तो ये एक पॉजिटिव फाइंडिंग हो गई हमारे पास कैटरेक्ट, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। और मैं ये बता ही चुका हूँ आप लोगों को, एक्यूट राइज होता है तो कॉर्टिकल कैटरेक्ट मिलता है, क्रोनिक राइज होता है तो स्नोफ्लेक कैटरेक्ट मिलता है क्रोनिक राइज में, ठीक है। उसके बाद विट्रेस में आपको क्या मिलेगा? विट्रेस में देखो यहाँ पे इस पेशेंट में एंटीरियर विट्रेस डीजनरेट। अभी आप पेशेंट को, यहाँ तक तो आपने पेशेंट को बिना डायलेट किए देखा था, ठीक है। मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी कि गोनियोस्कोपी आईओपी किए बिना तो आपने डायलेट नहीं करना है। तो यहाँ तक गोनियोस्कोपी और आईओपी कर लिया, फिर आपने पेशेंट को डायलेट किया, लेंस देखा आपने डिटेल में, लेंस को स्लिट लैम्प में देखा डायलेट करने के बाद, उसके बाद विट्रेस देखा, तो विट्रेस में एंटीरियर विट्रेस में आपको डीजेनरेशन मिल रहा है, एंटीरियर विट्रेस में आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे डीजेनरेशन मिल रहा है, विट्रेस में डीजेनरेशन मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ बाकी नॉर्मल है, विट्रेस इसमें भी और इसमें भी, ठीक है, इसमें भी नॉर्मल है। और एंटीरियर विट्रेस डीजेनरेशन है, बस विट्रेस डीजेनरेशन, ठीक है। अब मैं ये बता ही चुका हूँ आप लोगों को कि इसमें डायबिटीज के पेशेंट में प्रीकोशियस लिक्विफिकेशन मिलता है, क्योंकि कोलेजन क्रॉस लिंकिंग जो है वो यहाँ पे अबनॉर्मल होती रहती है, अबनॉर्मल होती रहती है। और वहाँ पे क्या हो, फिर इसकी वजह से क्या होने लगता है, प्रीकोशियस लिक्विफिकेशन होने लगता है, ऐसे लिक्विफिकेशन होने लगता है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे विट्रेस लिक्विफिकेशन भी होता है, डीजेनरेशन भी होता है, तो ये याद रखना। तो ये फाइंडिंग आपको विट्रेस तक मिलेगी। अब डायलेट करा के आपने लेंस और विट्रेस देखे, अब फाइनली हमारे पास बात आती है फंडस की। अब मैंने बताया था आप लोगों को कि अभी तक फाइंडिंग आपने चेक कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन लास्ट में तो आप ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ही बनने वाले हैं ना। तो आपको फंडस फाइंडिंग, जो मेन क्लिनिकल फाइंडिंग है,
उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि नॉर्मल कैसे एक्सप्लेन करना है, हम उसमें ग्रुप में डिस्कस कर चुके हैं। अब एबनॉर्मल कैसे आप लोगों ने डिफाइन करना है, एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है। मेनली आपके जो पास अभी तक जो भी हिस्ट्री आपने ली है, जो भी एग्जामिनेशन किया है, वो अगर एक्यूरेट है तो आप पास हो जाएंगे। अब कितने मार्क्स आपको मिलेंगे केस प्रेजेंटेशन में, वो डिपेंड करेगा ये आपने इसको कैसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है या नहीं किया है, फंडस फाइंडिंग को, और जितने भी क्लिनिकल साइन है यहाँ पे। तो अब मुझे आप लोगों में से कोई बताएगा हाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस फंडस फाइंडिंग। अगर ये आपको टेबल वाइज में मिलती है ये पिक्चर, तब आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, और केस वाइज में आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। कैन एनीबडी एक्सप्लेन this fundus finding? Hariswapn, can you explain this fundus finding? Yes, sir. This is the color fundus photograph of right eye. Very Media good. is clear with disc is average sized and the color is pink. Very And cup disc ratio is not appreciable, sir. Okay. Vessels are dichotomously branching, and there are multiple dot and blot and frame shaped hemorrhages covering over the posterior pole, and there are multiple yellowish white irregular well defined margins suggest of hard exudates in the macular region. Very good. And there is a large superficial yellowish fluffy soft exudate yellowish lesion suggest of cottonwool spots is seen in the inferior to the disc. Inferior to the disc, below the inferior arcade. Inferior arcade. Very good. Well These all findings are suggestive of diabetic non-proliferative diabetic retinopathy with hard exudates with the CSME. वेरी गुड। देखो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, वेल ट्राइड। देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले भी ग्रुप में भी बताया था कि आप लोगों ने कैसे इसे डिफाइन करना है। तो अभी देखो, अगर आपने केस में इसको डिफाइन करना है, केस प्रेजेंटेशन में आपने डिफाइन किया है, तब तो आपने बताना है विद डीओ फाइंडिंग है कि आईडीओ फाइंडिंग है कि यहाँ पे 90D फाइंडिंग है, तब आपने बताना है विद दीज ऑल, जो भी जिससे भी आपने फंडस देखा उसको बताना है। अगर आप टेबल वाइज में आए तब आपने इसका नाम नहीं लेना है, ठीक है। तो ये आपने केवल केस वाइवा में बताना है। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपने शुरुआत करनी है कैसे की शुरुआत करनी है। दिस इज द कलर फंडस फोटोग्राफ, दिस इज द कलर फंडस फोटोग्राफ ऑफ राइट आई, राइट आई का है। अब इसके बाद आपने यहाँ पे मीडिया चेक करना है, मीडिया इज क्लियर, मीडिया क्लियर है यहाँ पे पेशेंट का, यानी कोई विट्रियस हेमरेज नहीं है। फिर आपने बात करनी है डिस्क की, डिस्क में साइज, शेप, कलर, मार्जिन, ये सबको देखना है, इट इज नॉर्मल। कप डिस्क रेशो हालांकि इसमें उतना अप्रिशिएट नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप देखेंगे 0.3 to 0.4 इसमें मिलेगा, 0.3 to 0.4 मिलेगा। और उसके बाद न्यूरोरेटिनल रिम, यहाँ पे हरीशम you have missed this neuroretinal rim, you have to also explain this neuroretinal rim, हालांकि यहाँ पे हेल्दी है, ठीक है। वे अब डिस्क के बाद हम किस पे आएंगे, वेसल्स पे आएंगे, ठीक है। वेसल्स पे मैंने बताया था आप लोगों को क्या प्रोटोकॉल आपने फॉलो करना है वेसल्स में। वेसल्स नॉर्मली डिस्क से अराइज, सेंटर ऑफ द डिस्क से अराइज हो रही है यानी वो आपने लिखना है, दे आर अराइजेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क से अराइज हो रही हैं, ठीक है। और वो ब्रांचिंग हो रही है डाइकोटोमस या नहीं। इसका कई स्टूडेंट ने ये पूछा है सिग्निफिकेंस क्या है। अगर यहाँ पे वेसल्स अराइज होती हैं और अगर न्यूवस्कुलराइजेशन है, दे आर नॉट डाइकोटोमसली ब्रांचिंग, दे आर इन द रेटिकुलर पैटर्न में रहती हैं वहां पे, तो वो डाइकोटोमस ब्रांचिंग नहीं होती। तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखना जरूरी है कि दीज वेसल्स आर डाइकोटोमस ब्रांचिंग, ठीक है। और उसके बाद अगर ए बी रेशो आपको दिखता है तो यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन दी ए बी रेशो। तो नॉर्मल ए बी रेशो यहाँ पे ए बी रेशो 2:3, ठीक है। अब इसके बाद आपने वेसल के बाद आपने क्या बताना है, मैकुला को, इसको बताना है, मैकुला वाले पार्ट को।
मैकुला में आपने बताना है क्या दिख रहा है। अब देखो ये हार्ड एक्यूरेट है, आपको पता है, सबको पता है हार्ड एक्यूरेट, लेकिन आपने ऐसी केवल हार्ड एक्यूरेट नहीं बोलना। यहाँ पे एक्सप्लेन सही किया है हरीशोप ने कि यहाँ पे आपने बोलना क्या है, बोलना ये दीज आर द येलोइश वैक्सी लीजन, दीज आर येलोइश, यहाँ आपने बोलना दीज आर येलोइश वैक्सी लीजन, वैक्सी लीजन विद डिस्टिंक्ट मार्जिन। यही डिफरेंस है हार्ड एक्यूरेट और सॉफ्ट एक्यूरेट में, इसका मार्जिन डिस्टिंक्ट होता है। तो ये अगर आपने सही से एक्सप्लेन कर दिया ना तो आपको अच्छे नंबर मिल जाए, डिस्टिंक्ट मार्जिन। ठीक है, और ये अरेंज कैसे हैं, क्लम्स में है, अलग अलग नहीं है, ये क्लम्स में अरेंज है। मार्जिन विद डिस्टिंक्ट मार्जिन अरेंज्ड इन क्लम्स, अरेंज्ड इन क्लम्स। ठीक है, कहाँ पे, ओवर दी मैकुला, ओवर दी मैकुला, मैकुला के ऊपर। ठीक है, अब ये केवल यहाँ पे हार्ड एक्यूरेट नहीं है, हेमरेजेस भी है। तो यहाँ पे याद रखना है विद एडजेसेंट, इसके साथ साथ क्या है, मैकुला एंड देयर इज एडजेसेंट, एडजेसेंट रेटिनल थिकनिंग भी है, और यहाँ पे डॉट ब्लॉट हेमरेज भी है। तो यहाँ पे एडजेसेंट, यहाँ पे इडिमा होगा, हेमरेज होंगे, एक्सुडेट होंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो हार्ड एक्सुडेट हैं वो लिपिड तब इन्फिल्ट्रेशन होता है, पहले वाटर का इन्फिल्ट्रेशन, फ्लूइड का इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है रेटिना में। तो हार्ड एक्सुडेट आए हैं, यहाँ पे फूवियल रिफ्लेक्स डल है, इसका मतलब वहाँ पे रेटिनल थिकनिंग भी होगी। ठीक है, तो यू हैव टू आल्सो एक्सप्लेन दिस एडजेसेंट रेटिनल थिकनिंग। दिख रही है तो ठीक है, नहीं दिख रही है तो यू कैन सिंपली राइट द दिस हार्ड एक्सुडेट येलोइश वैक्सी लीजन विद डिस्टिंक्ट मार्जिन अरेंज इन द क्लम्स ओवर द मैकुला। ठीक है, विच इज सजेस्टिव ऑफ हार्ड एक्सुडेट, सजेस्टिव ऑफ हार्ड एक्सुडेट। ठीक है, अलोंग विद द एडजेसेंट रेटिनल थिकनिंग, यहाँ पे पूरा रेटिना थिकंड है। ठीक है, थिकंड रेटिना है और हार्ड एक्सुडेट है, तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है, दीज फाइंडिंग आर सजेस्टिव ऑफ क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुला। ठीक है, ये मैकुला में आपको मिल रहा है। क्लियर, अब ये हो गया मैकुला का। अब लास्ट में मैंने बताया था आप लोगों को मीडिया हो गया, डिस्क हो गया, वेसल्स हो गया, इसके अलावा आप लास्ट में क्या कहते हैं, मैकुला भी आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो लास्ट में हमारा आता है बैकग्राउंड रेटिना, बैकग्राउंड रेटिना, बैकग्राउंड रेटिना। अब देखो बैकग्राउंड रेटिना में आपको क्या दिखता है, एज इट इज आपने ऐसे ही डिफाइन करना है, तभी आप लोगों के दिमाग में रहेगा कि क्या चीज मिस हुई है, क्या चीज अभी भी बची है। तो बैकग्राउंड रेटिना में आपको देखो यहाँ पे डॉट ब्लॉट हेमरेजेस भी मिल रहे हैं, देखो हर क्वाड्रेंट में डॉट ब्लॉट हेमरेजेस भी हैं, फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस भी हैं लगभग पोस्टीरियर पोल में हर क्वाड्रेंट में। इसके बाद एक कॉटन वूल स्पॉट यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है बैकग्राउंड रेटिना को, मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ फिर बताता हूँ। लास्ट में विल सी द बैकग्राउंड रेटिना, बैकग्राउंड रेटिना। ठीक है, इसमें आपने डॉट ब्लॉट हेमरेजेस को कैसे एक्सप्लेन करना है, देयर इज मल्टीपल पिन पॉइंट, मल्टीपल पिन पॉइंट रेड लीजन, रेड लीजन्स। ठीक है, अब देखो जो पिन पॉइंट रेड लीजन कई ऐसे होंगे जो वेसल के साथ कंटिन्यू नहीं होंगे, यानी कई वेसल के साथ कंटिन्यू होते हैं, दे आर मोस्टली द माइक्रो, जो वेसल के साथ कंटिन्यू नहीं होंगे दे आर मेनली डॉट ब्लॉट हेमरेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लिख सकते हो तो लिख देना वहां पे, अगर आपको डॉट ब्लॉट लग रहे हैं तो वहां पे is they are continue with the vessel or they are away from that vessel, these are not continuous with the vessel, continuous with the vessel। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है, अगर वेसल के साथ कंटिन्यू नहीं है, इट इज मोस्टली सजेस्टिव ऑफ डॉट ब्लॉट, डॉट ब्लॉट हेमरेजेस, डॉट ब्लॉट हेमरेजेस। ठीक है, और मेनली कहाँ मिल रहे हैं, दे आर सीन मेनली इन द, दे आर सीन मेनली इन पोस्टीरियर पोल पे आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया, इसके बाद आपको यहाँ पे फिल्म शेप्ड हेमरेजेस भी मिल रहे हैं, ये भी पूरे पोस्टीरियर पोल में, ऑल क्वाड्रेंट्स में। तो यू कैन राइट मल्टीपल स्पिंडल शेप्ड सुपरफिशियल रेड लीजन, यहाँ पे रेड लीजन दिख रहा है, सुपरफिशियल रेड लीजन। अब ये मल्टीपल स्पिंडल शेप्ड सुपरफिशियल रेड लीजन का मतलब इट इज सजेस्टिव ऑफ, दीज ऑल आर सजेस्टिव ऑफ द फ्लेम शेप्ड हेमरेज, फ्लेम शेप्ड हेमरेज, फ्लेम शेप्ड हेमरेज को सजेस्ट करता है। ठीक है,
और ये कहाँ मिल रहे हैं? इन द होल पोस्टीरियर पोल, सुपीरियर आर्केड के पास, इंफीरियर आर्केड के पास, पूरा पोस्टीरियर पोल में दे आर सीन इन पोस्टीरियर पोल। ठीक है, अगर पोस्टीरियर पोल नहीं लिखना है तो ऑल 4 क्वाड्रेंट लिख सकते हैं, 4 क्वाड्रेंट, ये भी 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, अब लास्ट में आपने ये भी कॉटन वूल स्पॉट को भी डिस्क्राइब करना है। देयर इज वन लार्ज कॉटन वूल स्पॉट, कॉटन वूल स्पॉट नहीं लिखना है, आपने लिखना है देयर इज सुपरफिशियल येलोइश फ्लफी लीजन, ठीक है, ऑफ वेरिएबल्स ऑफ इनडिस्टिंक्ट मार्जिन। और ये इनडिस्टिंक्ट मार्जिन ही है जो हमें बताता है कि इट इज मेनली द कॉटन वूल स्पॉट, सजेस्टिव ऑफ कॉटन वूल स्पॉट। इट इज सीन, कहाँ पे दिख रहा है आपको? मेनली inferior to the inferior arcade, जो inferior near the inferior arcade, near the inferior arcade के पास आपको दिख रहा है। ठीक है, और inferior to the macula भी आप देख सकते हैं, उसके नीचे आपको दिख रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ से देखना चाहें 2 डिस्क डायमीटर के बात है। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी हम मेजरमेंट 2 डिस्क अवे फ्रॉम 2 डिस्क डायमीटर ये भी लिखते हैं, अवे फ्रॉम 2 डिस्क डायमीटर फ्रॉम द डिस्क से 2 डिस्क डायमीटर जो है वो अवे है। तो ये हमेशा नेचुरल लैंडमार्क यूज करते हैं, चाहे डिस्क हो गया, चाहे आर्किड हो गया, चाहे हमारा ये हो गया मैकुला हो गया, ये नेचुरल लैंडमार्क यूज करते हैं। तो ऑल द अबव फाइंडिंग आर सजेस्टिव ऑफ देखो एनपीडीआर बोला यहाँ पे हरी स्वप्न, इट इज गुड, बट विच एनपीडीआर इट इज? कोई मुझे बता सकता है? ऑल 4 क्वाड्रेंट में हैं, ऑल 4 क्वाड्रेंट में हेमरेज हैं, कौन सा? सीवियर। ऑल 4 क्वाड्रेंट हैव, अगर हेमरेजेस हार्ड एक्सुडेट एज वेल एज द कॉटन वूल स्पॉट, इट कम्स अंडर द सीवियर एनपीडीआर। ठीक है, along with the diabetic macular edema। ठीक है, these are the findings suggestive of, this is the fundus finding of diabetic retinopathy for the right eye। ये राइट आई का है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया राइट आई में ये है। अब नेक्स्ट लेफ्ट आई की हम बात करते हैं, ये कोई एक्सप्लेन करेगा? आफ्ताब, कैन यू एक्सप्लेन दिस फंडस फाइंडिंग ऑफ लेफ्ट आई ऑफ दिस पेशेंट? लेफ्ट आई की ये फंडस फाइंडिंग आप एक्सप्लेन करेंगे? Yes, sir. Sir, this is the color fundus photograph of the left eye, in which the media is clear, the fundus, the fundal glow is normal, and the disc, so the disc is normal in size, shape, and the margins are clear. The CDR ratio is 0.5:1, and the vessels at the disc and margin and the elsewhere normal. Their ratio is 2:3, and the fundal background is normal, and the fovea is normal, and the macula is also normal. No, you cannot see these small dot blood hemorrhages. Are you not dot blood hemorrhages? Yes, sir. There are multiple dot red lesions present in all of the quadrants, which is of the microaneurysm. Very good. Maybe this microaneurysm, or it may be dot blood hemorrhages. We will confirm it by the fluorescein angiography। तो इसमें ग्लो आपने डिस्क्राइब करना है, नॉर्मल मीडिया डिस्क्राइब करना है, आपने वेसल्स डिस्क फिर डिस्क के बारे में डिस्क्राइब करना है, वेसल्स के बारे में। मैकुला में आप फोवियल रिफ्लेक्स नॉर्मल लिखेंगे, मैकुला में फोवियल रिफ्लेक्स प्रेजेंट लिखेंगे, फोवियल रिफ्लेक्स प्रेजेंट। उसके बाद मेनली बैकग्राउंड फंडस में आप क्या लिखेंगे? बैकग्राउंड फंडस में यहाँ पे आपको मल्टीपल रेड डॉट दिख रहे हैं, रेड डॉट शेप्ड लीजन, मल्टीपल रेड डॉट शेप्ड लीजन। ठीक है, प्रेजेंट विच इज मल्टीपल रेड डॉट शेप्ड लीजन प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस विद द वेसल मार्जिन, ठीक है, दे और वेसल मार्जिन से कंटिन्यू होते हैं, दे में भी माइक्रोएन्यूरिज्म। आप एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बना सकते हैं, लेकिन कंफर्मेटरी तो वही बनेगा आपका उससे किससे?
FFA से, ठीक है। डॉट ब्लॉट भी हो सकते हैं, डॉट ब्लॉट हेमरेजेस भी हो सकते हैं, which is as scattered in the posterior pole, which is scattered, they are scattered over the posterior pole पे, वो भी, ठीक है। और मेनली कहाँ मिल रहे हैं, सुपीरियर टू द मैकुला, इसमें ये भी लिख सकते हैं, मेनली प्रेजेंट सुपीरियर टू द मैकुला, मेनली प्रेजेंट सुपीरियर टू द मैकुला, सुपीरियर टू द मैकुला, ठीक है। ये आप लोगों ने, तो दिस इज सजेस्टिव ऑफ, दिस फाइंडिंग आर सजेस्टिव ऑफ, क्या बता रही है फाइंडिंग, इट इज विच टाइप ऑफ माइल्ड एनपी, Mild. दिस फाइंडिंग सजेस्टिव ऑफ माइल्ड एनपी। तो ये आप लोगों को लेफ्ट आई की फाइंडिंग मिल गई, मैंने राइट आई की फाइंडिंग आप लोगों को बता दी है ऑलरेडी। अब लास्ट में प्रोविजनल डायग्नोसिस आप लोग बनाएंगे। राइट आई का क्या होगा, देखो मैंने बताया था आप लोगों ने कंप्लीट डायग्नोसिस बनाना है हमेशा, केवल जो फंडस फाइंडिंग में दिख गया वो डायग्नोसिस नहीं है, यू हैव टू मेक अ कंप्लीट डायग्नोसिस फॉर राइट आई के लिए भी लिखना है और लेफ्ट आई के लिए भी लिखना है, दोनों के लिए लिखना है। कैन एनीबडी टेल कि कौन सा, क्या इसका कंप्लीट डायग्नोसिस होगा? आदित्य, कैन यू टेल? आदित्य, आर यू देयर? No. Rohini, can you tell the complete diagnosis of this patient? Yes, sir. हाँ, So, right eye is suggestive of severe NPDR with DME severe and NPDR, NPDR with DME. CSME or DME, CSME or DME, or with anything else? Have you seen Sir, in cataract grading. cataract? Sir, NS2 grading of cataract. snowflake and NS2 grading. Snowflake, very good. Snowflake cataract and NS2 grading. Snowflake Yes, cataract with NS2 grading. And left eye? And left eye is suggestive of mild NPDR with cataract grading NS2 cataract grading. Very good. Mild NPDR with NS2 nuclear sclerosis grade 2. ये हमारा कंप्लीट प्रोविजनल डायग्नोसिस ये होगा, ठीक है। अब आपसे लास्ट क्वेश्चन ये होगा एग्जामिनर का, व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो देखो जैसे यहाँ पे हेमरेज मिल रहे हैं, हार्ड एक्यूलेट मिल रहे हैं, कॉटन वुल स्पॉट मिल रहे हैं, तो ऐसे ये तो हार्ड एक्यूलेट, कॉटन वुल स्पॉट, डॉट ब्लॉट हेमरेज, फ्लेम जेब हेमरेज, ये बहुत सारी डिजीज में मिलते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे डीडी भी बनाते हैं। तो देखो डीडी बनाने का भी एक फंडा है कि हमें पता है ये डायबिटीज है तो हाइपरटेंसिव भी इसका एक डीडी बनेगा, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी भी एक डीडी हो सकती है। तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी आप लिखेंगे, उसमें भी आपको यही सेम फाइंडिंग मिल सकती है, डॉट ब्लॉट हेमरेज, हार्ड एक्यूलेट, कॉटन स्पॉट, ये मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमने वो भी पढ़ा था, रेटिनल वीनस ओक्लूजन पढ़ा था, वेस्कुलर ओक्लूजन पढ़ा था, तो उसमें भी ऐसी हेमरेज आपको मिल रहे थे, तो वो हेमरेजेस की फाइंडिंग उसमें भी मिल सकती है। तो वेस्कुलर रेटिनल वेन ओक्लूजन भी इसका एक डीडी हो सकता है, रेटिनल वेन ओक्लूजन, ठीक है। उसके बाद देखो रेटिना में इडिमा होगा, इस्चीमिया होगा, कैपिलरी ड्रॉप आउट होगा, तो इस्चीमिक अगर कोई कॉज है तो वो भी एक इसके डीडी में आएगा। तो इस्चीमिया में हमें पता है क्या क्या होता है, ओकुलर इस्चीमिक सिंड्रोम हो गया, हालांकि सीआरवीओ, इस्चीमिक सीआरवी हो सकता है, ओकुलर इस्चीमिक सिंड्रोम हो सकता है, ओकुलर इस्चीमिक सिंड्रोम। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था ये जो हेमरेज है, हेमरेज वाली रेटिनोपैथी कैन बी सीन इन द एनीमिया, एनीमिया में भी रेटिना में बहुत हेमरेज, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, ल्यूकीमिया है, उसके भी फंडस में आपको हेमरेज बहुत सारे मिलेंगे। तो देर दैट इज आल्सो कम्स अंडर डीडी ऑफ दिस डायबिटिक रेटिनोपैथी, एनीमिया और ल्यूकीमिया, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे वेसल्स मैंने बताया था, वेसल्स हैं, उन वेसल्स में माइक्रोएंजियोम कैसे हो रहा है, पेरिसाइट ड्रॉप आउट हो रहा है, उसमें सॉर्बिटॉल एक्युमुलेट हो रहा है, तो पेरिसाइट नॉर्मली यहाँ पे वाइवा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नॉर्मल एंडोथीलियल टू पेरिसाइट रेशो कितना होता है, नॉर्मल एंडोथीलियल टू पेरिसाइट रेशो कितना होता है, ये वाइवा का क्वेश्चन है। 1:1. 1:1, वेरी गुड, 1:1, ये याद रखना 1:1 होता है। पेरिसाइट ड्रॉप आउट हो जाता है तो वहां पे रिड्यूस हो जाता है एंडोथेलियल टू पेरिसाइट रेशो, जिसकी वजह से यहाँ पे डायलिटेशन होती है, और डायलेट होने के बाद यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पे टीलेंजेक्टेसिया हो सकता है, ठीक है। वेसल्स में डायलिटेशन अगर होता है विल कॉल इट एज द टीलेंजेक्टेसिया। तो टीलेंजेक्टेसिया अधिकतर जिस डिसीज में मिलती है तो वो भी इसका एक डीडी में आ सकता है, दैट इज द कोर्ट्स डिजीज। कोर्ट्स डिजीज में भी क्या होता है, वहाँ पे डायलिटेशन होता है वेसल में, वहाँ पे एक्सुडेट्स निकलते हैं ऐसे, वहां भी हेमरेजेस निकलते हैं, तो दैट आल्सो कम्स अंडर दिस डीडी ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है, कोर्ट डिजीज। और एक तो डायरेक्ट डिजीज होती है टेलेंजेक्टेसिया की, जिसको हम बोलते हैं इडियोपैथिक जक्स्टाफोवियल टेलेंजेक्टेसिया,
जिसमें हमें कॉज ही नहीं पता रहता कि क्या कॉज है इसका, जुक्स्टाफोवियल टीलेंजेक्टेसिया। ठीक है, अब देखो ये मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। अब यहाँ पे एक फंडा ये भी है आप लोगों के पास कि आपने ये डीडी को बताना कैसे है। एग्जामिनर अगर आप लोगों से पूछता है कि डीडी बताओ, तो देखो रेयर को लास्ट में रखना है और कॉमन को फर्स्ट पहले रखना है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, कॉमन पहले रखना है, रेयर लास्ट रखना है, और धीरे धीरे जो डिक्रीज इंसिडेंट है उसके बेसिस पे आपने धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है और बताते जाना है। इसके अलावा एक और फंडा है जो आपने अपनाना है जब भी बताना है ये डीडी एग्जामिनर को। अगर आपको मान लीजिए 6 नहीं याद है, 5 याद है, डीडी 5 याद है, पहले तो आपको जो भी डीडी बता रहे हो उसमें आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। अगर इसके बारे में पता नहीं है तो आपको इसे बताना भी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया एग्जामिनर जो है उसे थेरेटिकल नॉलेज इतनी नहीं रहती है, वो मेनली पेशेंट देखता है ज्यादा है, इतनी एज हो जाती है उसकी पेशेंट देखते देखते, तो प्रैक्टिकल नॉलेज उसे रहती है, प्रैक्टिकल नॉलेज रहती है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। अब वो रट के नहीं आता है कि ये पहले ये पूछूंगा फिर ये पूछूंगा फिर ये पूछूंगा, वो जो भी आप बताते हो ना उसी में से, उसी आंसर में से फिर अपना क्वेश्चन बनाता है। तो अधिकतर ये बोला जाता है स्टूडेंट अपना वाइवा खुद डायरेक्ट करता है कि किधर की तरफ लेके जाना है। अगर मान लिया आपने ये बोल दिया, इन सब में एग्जामिनर ने कहीं नहीं अटकाया आपको, यहाँ अटका देगा, तो आपने उतनी ही फाइंडिंग बोलनी है, उतने ही डीडी बोलने हैं जो आपको डिटेल में पता हो, जो आपको जिसके बारे में कुछ ना कुछ बता सकते हो आप एग्जामिनर को अगर पूछता है तो। पहला पॉइंट तो ये आपको याद रखना है डीडी के बेसिस पे। दूसरा पॉइंट ये याद रखना, मान लिया आपको इसके बारे में नहीं पता, आपने ये बताओगे, आपको 5 पता है, ये पता है, तो आपने फिर भी पांचों नहीं बताने एक साथ डायरेक्ट एग्जामिनर को। एग्जामिनर का जो फंडा रहता है वो ये रहता है कि अगर आपने जहां पे अटक गए फिर वो और जरूर बोलेगा और कौन सा हो सकता है। तो हमेशा आपने पहले 3 डीडी बताने हैं। अगर आपको 5 पता है तो 3 डीडी बताओ, पहले कॉमन कॉमन वाले 3 डीडी बताओ। एग्जामिनर का मन होगा तो बोलेगा जरूर और, तो फिर नेक्स्ट डीडी बताओ, अनीमिया हो सकता है, थोड़ा सोच के बताओ ताकि एग्जामिनर को लगे नहीं बच्चा दिमाग लगा रहा है। उसके बाद और बोलता है तो फिर अपना अगला जो रामबाण है वो बोल दो कि हाँ कोर्ट्स डिजीज भी हो सकता है। इससे ज्यादा फिर एग्जामिनर आगे नहीं बढ़ता है। बस ये है कि आपको इनके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए जो आप बता रहे हो। और ये फंडा हमेशा याद रखना कि अगर आपको 5 पता है तो आप 3 ही बताओ पहले, फिर एग्जामिनर पूछता है और तो चौथा बताओ, अगर 6 पता है तो 4 बता दो पहले, फिर और पूछता है तो 5वां बताओ और 6वां बताओ। तो ये एक फंडा है जो आपने अपनाना है, जिससे आपका वाइवा बेहतरीन हो जाता है और आप अपने वाइवा को खुद डायरेक्ट कर सकते हैं। जिस हिसाब से आप आंसर कर रहे हैं वाइवा उसी डायरेक्शन में चलते चले जाता है। आप ऐसे किसी भी डायग्नोसिस डीडी को यूज ना करें जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, फिर वहीं पे वाइवा फिर गलत डायरेक्शन में चला जाए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑल अबाउट द केस प्रेजेंटेशन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट बचता है। दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द आवर थ्योरी क्लास। थ्योरी क्लास में वो मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप लोगों ने वहां से पढ़ना है। और वाइवा यहाँ पे समाप्त नहीं होता, फिर एग्जामिनर पूछता है क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे, क्या ट्रीटमेंट करोगे, वो सारा का सारा आपने थ्योरी में वाले लेक्चर से देखना है, वो आपका वाइवा वहां से होगा। ठीक है, यहाँ तक आपने ये देखना है। अब उसमें से मैं जो डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा एफएफए, डायबिटिक रेटिनोपैथी से रिलेटेड जो एफएफए ये मैं ग्रुप में डिस्कस करूंगा। जो भी ग्रुप बनाया उसमें मैं आप लोगों से डिस्कशन करवाऊंगा कि हाँ इसको कैसे रीड कर सकते हैं, इस एफएफए पिक्चर को या इस ओसीटी पिक्चर को। तो इसके जो इन्वेस्टिगेशन है एफएफए ओसीटी वाले, दिस वी विल डिस्कस इन आवर ग्रुप में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम कंक्लूड करते हैं दिस डायबिटिक रेटिनोपैथी केस प्रेजेंटेशन। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क।